अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजराज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे। और मंडे जो होता है नबिया, यकीनी तौर पर एक मुश्किल दिन होता है। जब आप वीकेंड के बाद दोबारा ऑफिस आते हैं, अपने कामों के लिए निकलते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है। बचपन में ऐसा लगता था कि सिर्फ मंडे स्कूल जाना ही बुरा लगता है। हाँ, और हमारे टाइम पे इतनी छुट्टियां नहीं होती थी जितनी अब बच्चों को मिल जाती हैं। स्मोक को लेकर, फोक को लेकर बार बार हम सुनते हैं कि छुट्टियां हो रही है। खैर, स्कूल भी आज से स्कूल का आगाज हो चुका है और ट्रैफिक की रवानी देखकर आप तमाम लोगों को पता चल रहा होगा कि रश बढ़ चुका है सड़कों पर। कराची में भी स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट ने भी स्कूल्स ओपन कर दिए हैं। तो ऐसे में अभी ठंड तो अनवार काफी बरकरार है, शिद्दत ठंड की उस तरीके से है, फॉग भी बहुत ज्यादा है, धुंध भी छाई हुई है और स्कूल खुल गए और बच्चों के जितने भी अरमान थे उस पे औस पड़ चुकी है, अब यही कहा जा सकता है। और बड़ी सख्त किस्म की सर्दी है क्योंकि बारिशें नहीं हो रही, तो वो जो खुश्क सर्दी है वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है हम सबको इन टर्म्स ऑफ अगर गले ख़राब हैं, फ्लू हो रहा है, लोगों को कफिंग के इश्यूज आ रहे हैं, तो काफ़ी इस वक्त हेल्थ इश्यूज भी हैं। इसको लेकर दुआएं तो यही की जा रही हैं कि जो बारिशें हैं वो जल्द से जल्द शुरू हों ताकि ये मौसम मज़ीद बेहतर हो जाए। और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि शायद शुमाल और मगरबी बलूचिस्तान में ये कहा जा रहा है कि चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, तो उसी का ही वेट किया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों के आपको मनाजिर भी दिखा सकते हैं। दीर में पहली बर्फबारी हो चुकी है, ठंड वहाँ पर पड़ चुकी है। ऑब्वियसली जो ठंड हवाओं का सिलसिला है वो ट्रेवल करके इस साइड पर भी पहुँच रहा है। और अनवार, जिस तरह से हमने ठंड की शिद्दत की बात की है, ऐसे में जो एक और चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ा है वो कोविड। आपको पता है कि चाइना में जिस तरह से कोविड की एक लहर आई है, पाकिस्तान में भी उसके वेरिएंट जो हैं वो उसके आसार नजर आए हैं, तस्दीक उसकी हुई है। तो ऐसे में कितना ख्याल रखना है, एक तो ठंड है और मौसम की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोविड में लोग हम देख रहे हैं कि मास्क वगैरह या एहतियात नहीं बरत रहे हैं। वो जो हम बात मुसलसल कर थे ना कि 20 सेकंड हाथ अपने धोएं, मास्क का इस्तेमाल रखें, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें, तो बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते इन हालात में, स्पेशली जो बड़ी एज के लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी भी कम है। तो एक तो ठंड की शिद्दत का सामना करना पड़ा है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त, और दूसरा जो कोविड भी एक चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। इसके अलावा भी हमारा अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो मुल्क को काफी बहरानों का सामना करना पड़ा है, जो कि रोज ही हम अपने शो में डिस्कस करते हैं। अगर अभी सिर्फ वेदर की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से फोग है, स्मोक है, मोटरवेज हम देखते हैं कि सारे शाम ही बंद कर दी जाती हैं, तो वो लोग जो गैर जरूरी ट्रैवल कर रहे हैं वो उससे गुरेज करें। जी, वो निकले, बिल्कुल ऐसे ही हिदायत जारी की गई हैं कि लोग एहतियात करें। वो भाई मौज करने निकले हुए। लास्ट ईयर बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद तो मेरे ख्याल से दिल दहल जाता है कि अगर आप इस तरह के वेदर में ट्रैवल करने के बारे में सोचें, आपको पता है कि उस तरह से इंतजामात नहीं होते हैं, उस तरह से हमारे मामलात मुल्क के नहीं है, तो सेफ साइड पर ही रहना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स। बच्चे आपके साथ हैं, जैसे कि अनवार ने कहा कि जो गैर जरूरी सफर है उससे इज्तिनाब करना चाहिए। जो जरूरी सफर है, कोई काम है, तो फिर इंसान ट्रैवल करता है, वो भी मजबूरी में। लेकिन जिस तरह नबिया भी डिस्कस कर रही हैं कि लोग अभी भी सैर सपाटे करने निकले हुए हैं, ऐसे मौसम में जब बार बार हाईवेज और मोटरवेज हमें अलर्ट कर रहे हैं कि मौसम ठीक नहीं है, मोटरवे का कोई भी सेक्शन किसी भी वक्त बंद हो जाता है, फिर लोगों को वहां पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज सर्दी का एहतराम करें। जैसे अभी कह रहे हैं ना कि ठंड की शिद्दत बहुत ज्यादा है, बहुत ठंड है अनवार, ये 1-2 महीने स्प्रिंग सीजन के आने, उसके बाद हमने कहना है गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल प्रोग्राम में हम आगे ख्याल रखें और टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई, आटा मुर्गी सब कुछ नायाब। पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक बद एतमादी का खेल बन गई, सबको 11 जनवरी का इंतजार। सैलाब सदा इलाकों में इंसानी तबाही, वजीर आजम की आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस के लिए जनीवा रवानगी। ब्लैक कैप्स बमुकाबला शाहीन पहला वनडे, कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी मेला, गैर मुल्की सयाहों की आमद। सुर से संगीत, नौजवान गुलकार शराफत अली खान हमारे मेहमान। और बाकर खानी, एक शाही और मजेदार नाश्ते की सदियों पुरानी एक जो रिवायत है, आज उसके ऊपर भी रिपोर्ट शेयर करेंगे, हेल्थ के हवाले से भी बात होगी। चंदवार, हम अपने भी बात करते प्रोग्राम के आगाज में कि कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, लेकिन प्रोग्राम में आगे चल के हम आपको बताएंगे कि एक शोबे से अच्छी खबर आ रही है और वो है खेल का। बिलाखिर फाइनली कुछ हमें सुनने को मिल रहा है। सरफराज की जो शानदार इनिंग्स रही उस पर आगे चलकर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज वंस अगेन बड़ी ही एक अजीब सी सिचुएशन
सिचुएशंस है जो कि यकीनी तौर पर अभी ठीक होती हुई नहीं दिखाई दे रही। इस वक्त मुल्क में हम देख रहे हैं कि नबिया कोई भी शोबा शायद ऐसा नहीं है जो कि बहरान का शिकार ना हो, जहां पर गैर यकीनी की सूरत हाल ना हो। हम देख रहे हैं जो सियासत है, मुआशी भौचाल है, हर चीज को ही बेयकीनी के बहरान का शिकार कर दिया गया। और इस वक्त जो बात सबसे ज्यादा परेशान करी है वो है हालिया महंगाई। इस महंगाई से जो गरीब लोग हैं, मुतवसत कारोबारी लोग हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं, हर जो तबका है हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है, क्योंकि लोगों की सैलरीज तो नहीं बढ़ रही, लेकिन जो खाने पीने की चीजें हैं उनके रेट समझ से बाहर हैं। जो अनवर वीकेंड पे हमने कुछ वीडियोस देखी आटे की किल्लत, आटे बहरान के बाद, वो बहुत डिस्टर्बिंग वीडियोस थी जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही। बहरहाल जो आटे की हालिया बढ़ती हुई कीमतें हैं और किल्लत है, उसने आम इंसान की दो रोटी को मुश्किल कर दिया है। मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ के दौर में होने वाली महंगाई पर शदीद तनकीद करती आ रही है, पर अपने उस दौरे हुकूमत में महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही थी। ब्लेम गेम का सिलसिला है कि मुसलसल हम देख रहे हैं, और हालिया हफ्ते में महंगाई की जो शरह है उसमें अनवार 1.09% इजाफा हुआ है। महकमा शुमारियात के मुताबिक जो स्टैट सामने आए हैं, 23 इशाया जरूरी आए, उसकी कीमतों में इजाफा देखा गया। बिल्कुल, और सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो आटा है, वो मुर्गी है। उसकी कीमतों को हम देख रहे हैं कि जिस तरह पर ही लग गए हैं, क्योंकि मुर्गी का जो सस्ता गोश्त था वो भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। मुर्गी का गोश्त कैन यू बिलीव के 570 रुपए पे फरोख्त हो रहा है। यहाँ पर तो आप ये मुर्गी का गोश्त 570 बता रहे हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ स्टोर्स हैं उनकी भी मनमानियां अब आप देखें कि मैं एक स्टोर पे गई, वहां पर 1000 रुपीज पर केजी मुर्गी मिल रही है। बिल्कुल, हर जगह मनमानी कीमतें लगी हुई है, और बड़े स्टोर्स पर तो आप जाने का सोचिए भी ना, वहां पर कीमत डबल आपको दिखाई देगी। और इसके अलावा ऐसे ही है जैसे बोनलेस चिकन आप यूज करते हैं या बर्गर्स की पैटीज यूज करते हैं, उसकी कीमत देखें ना, वो इस टाइम 800 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। और कोई भी जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज हैं वो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही। मौजूदा हुकूमत की भी अगर बात करें, हमने शो में डिस्कस किया, पीडीएम की बात करें, मुस्लिम लीग नून की बात करें, इनकी जानिब से महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किए गए, लेकिन शायद अब इन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब ये सब कुछ इनके दौरे हुकूमत में हो रहा है। तो जो सियासत करने का सिलसिला है वो ना जाने कब खत्म होगा। जो गरीब है वो तो रूखी सूखी खाकर सो जाता है, उससे भी अब चले गए हैं। आटे की अगर कीमत देख लें, पंजाब में हम देख रहे हैं गंदम और आटे की कीमतों के जो तमाम रिकॉर्ड हैं वो इस वक्त टूट गए हैं। पंजाब में निजी गंदम की जो कीमत है 5200 रुपए फी मन हो गई है, और 1500 किलो का जो आटे का थैला है पंजाब में, उसकी कीमत 2100 रुपए। बिल्कुल, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पंजाब और केपी की जो रोटी है वो 25 रुपए, नान 30 रुपए फरोख्त होने की इतलात सामने आ रही है। गंदम आटा बहरान की जो अंदरूनी कहानी है सामने आई, जिसके बाद विफाक और पंजाब में जो सियासी जो रस्साकुशी है, वो गंदम इंपोर्ट में जो मसाइल पैदा किए गए, मामला तब खुलकर सामने आ रहे हैं। फिर महकमा खुराक पंजाब इंपोर्टेड गंदम जरूरियात का जो दुरुस्त तखमीना है वो नहीं लगा सकी है, जिसकी बुनियाद पर गंदम बहरान मजीद संगीन हो गया, मजीद बढ़ गया, और आड़तियों ने भी गंदम जखीरा कर ली है, वो भी इस बहरान के जिम्मेदार है। कौन कौन जिम्मेदार है, किस किस को कितना हल किसके पास है, हुकूमत के पास है। ब्लेम गेम से बाहर निकले, इसी हवाले से बात करेंगे। आमिर ज़ियाद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया प्रोग्राम के लिए। आई एम श्योर आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी होगी। जो इस वक्त एक महंगाई का बहरान चल रहा है, मौशी बहरान चल रहा है, और जो महंगाई आसमानों को छू रही है, आसमानों से बातें करी। और वीकेंड पे हमने देखा कि मीरपुर से एक जो बड़ी अनफॉर्चुनेट एक वीडियो फुटेज भी सामने आई। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका 70% हम ज़राअत पर मुनहसर करते हैं, वहां पर एक शख्स आटे की बोरी लेते हुए 8 बच्चों का बाप अपनी जान गंवा दे। कितना अनफॉर्चुनेट है ये। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप लोग कि ये जो वाक़या है गमाज़ी कर रहा है कि पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है, और हमारा जो मेहनत कश तबका है, कम आमदनी वाला तबका है, सिर्फ वही नहीं बल्कि निचला मुतवस्सित तबका, उनको भी उतनी ही परेशानियों के वो बेचारे शिकार हैं। उसकी वजह ये कि इस वक्त जो है 50 साला इन्फ्लेशन के फातर के जो है रिकॉर्ड टूट गए हैं। और आपको पता है कि इन्फ्लेशन अगर 2 हफ्ते पहले 24-25% थी, अब वो बढ़कर 30-31% हो गई है, जो कि अनसस्टेनेबल है। और बदकिस्मती ये है कि हुकूमत के पास कोई रोड मैप आपको नजर नहीं आ रहा है कि सरदार साहब किसी रोड मैप के साथ आए। कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन यकीनन उम्मीद होती है। इस पर तो पहले है कि आपको उम्मीद नहीं है। अगर एको बंद कर सके मेरे कान का प्लीज। थैंक यू। जी टीम जरा देखिएगा, वो कह रहे हैं उनके कान में एको जा रही है। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा, हम करवा रहे हैं। जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये जो इतना चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है, सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त जो है कोई रोड मैप नहीं दे सके। और देखिए ना कि अगर आप इस वक्त जो है, मैं पूरी तवज्जो जो है इमरान खान को
कहते हैं ना उनके खिलाफ तनकीद करने के लिए है, उनको उनके ऊपर जो है चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं। लेकिन सब इख्तियारात जो है इमरान खान के पास नहीं है। हुकूमत के पास इख्तियारात भी हैं, फैसला भी कर सकते हैं, जी। इदारे उनके साथ हैं, मीडिया के गालिब हिस्सा उनके साथ है। तो अब जिम्मेदारी जो है वो इसी की हुकूमत की है। और हुकूमत हम देखते हैं कि ना वो IMF के साथ जो है अपने मामलात को तय कर पा रही है। अगर IMF के पास नहीं जाना, खैर जाना तो पड़ेगा इनको, लेकिन अगर नहीं जाना तो आपके पास तो मुतबादिल होना चाहिए। तो हमें मुतबादिल भी नजर नहीं आ रहा। ये तमाम चीजें मिल मिलाकर मैं समझता हूँ कि इतनी गंभीर सूरत हाल है कि उसकी वजह से आपको मुझे आने वाले दिन जो है पाकिस्तान के लिए और हमारे अवाम के लिए बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। जी ठीक है आमिर साहब, हम देख रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन में जो एक मुसलसल रिफ्ट दिखाई दे रही है। पंजाब असेंबली के मामले की अगर बात कर लें, जो वफाक में हम देख रहे हैं कि वहादत की इकाई है वो भी हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। पहले जब वफाक अपोजिशन में मौजूद था उस टाइम ये बात करते थे कि 10 रुपए की रोटी 15 रुपए का नान, नया पाकिस्तान तो मुसलसल तो सियासत ही की जा रही है दोनों तरफ से। अगर आप सूबों की बात कर रहे हैं कि सूबों की उतनी जिम्मेदारी नहीं है, अभी वफाक ने एक स्टेप लिया था कि एनर्जी सेविंग प्लान पर जाएंगे, लेकिन जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने वफाक का साथ नहीं दिया। तमाम तर जो मामले हैं हम इस वक्त देख रहे हैं कि उन तमाम मामलात पर सियासत ही की जा रही है हर तरफ से। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं कि सियासत की जा रही है और गालिब उसकी वजह ये है कि जो हमारी वफाकी हुकूमत है, मैं ये समझता हूँ कि जब तक उसके पास लेजिटिमेसी नहीं होगी और वो लोगों में कंसेंसस या तो बिल्ड करे। अब जो चेहरे रिफॉर्म की बात करें उसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों के इत्मीनान नहीं है और जो जाहिर है कि इनका इख्तिलाफ के साथ ताल्लुकात है, तो हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि जी सूबे जो है इनका साथ देंगे। बिल्कुल वही सूरत हाल है कि जो PTI के दौर में हुआ करती थी कि उस वक्त भी जो इख्तिलाफ थी किसी भी तरह का ताउन करने के लिए तैयार नहीं थी। आज वही तमाम मसाइल जो हुकूमत को दरपेश है, लेकिन उसकी ग्रेविटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से हमें नजर ये आ रहा है कि जनाब कहते हैं ना कि कोई आप कहें कि जी हल अगर कोई आ जाए, कोई आपको हल नजर आ रहा हो मुस्तकबिल करीब में, वो नजर नहीं आ रहा है। तो यकीनन हम कह सकते हैं कि सब सियासत कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? जिसके पास इख्तियारात है उसी की जिम्मेदारी भी है। वो क्यों कंसेंसस नहीं ले पा रहे? और जो फैसले वो अब लेकर आए एनर्जी सेविंग प्लान, वो 6 महीने पहले क्यों नहीं इस पर काम शुरू हुआ? और क्या वजह है कि जब आप 76 रुकनी 77 रुकनी काबीना रखते हैं, आप ये क्यों नहीं फैसला करते कि जी वो गाड़ियां जो है हम छोटी देंगे अपने वज़रा को, उनका फ्यूल के जो हमारे पास उनका जो कोटा है उसको हम आधा कर देंगे। बात ये कि जब वफाकी हुकूमत को इक़दाम करने में पसो पेश से काम ले रही है और तमाम बोझ जो है वो अवाम पे डाला जा रहा है, तो लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उसको मुस्तरद करेंगे। जी अच्छा आमिर साहब, दीगर जो मामलात हैं वो कौन सॉर्ट आउट करेगा? हर साल गंदम की स्मगलिंग हम देखते हैं कि नहीं रुकती है, फिर जो दूसरी जानिब जो गंदम माफिया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामलात सामने आ जाते हैं और एक मसनूई बहरान की सूरत हाल पैदा कर दी जाती है। तो जब हमें मालूम है कि गंदम को एक्सपोर्ट ही करना है तो फिर ताख़ीर काहे की? अब क्या गंदम का तो मसला बड़ा एक पेचीदा है और जो उस वक्त आपके ख्याल में आपके इल्म में होगा कि अगर इस वक्त ये किल्लत की सूरत हाल है, अगला बरस और ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि लोग अंदाजा ये कर रहे हैं कि जी हमारी गंदम की पैदावार में कमी आएगी। उसकी निशानदेही हमें यूं मिलती है कि जो फर्टिलाइजर है जितना इस्तेमाल होता है हर साल उससे कम हुआ है। एक तो फर्टिलाइजर की कीमत में इजाफा हो गया, डैप उसका नाम है, उसका जो मुखफ़िफ है। तो अगर आपके आने वाले दिनों में मजीद गंदम कम हो जाती तो बहुत क़यामत होगी पाकिस्तान के लिए। आपके पास इंपोर्ट करने के पैसे भी नहीं। ठीक है आमिर साहब, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि पास्को अगर गंदम ज्यादा रिलीज कर देती है तो फिर बहरान पर पाने की कोशिश की जाएगी शायद। तो आप क्या समझते हैं कि जो आइंदा दिन है उनमें आटे की कीमत कम हो सकती है, कोई आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? आमिर साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और उनका भी यही कहना था कि जो इंपोर्ट के मसाइल हैं वो तो हम सबके सामने हैं। जब अगर हमें गंदम मंगवानी है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब से यकीनी तौर पर बहुत बुरी तरह से मुतासिर है, लेकिन इस हवाले से प्लानिंग पहले से क्यों नहीं की गई, इस पर वर्किंग क्यों नहीं की गई, जब हमें पता था कि इतने मुश्किल हालात हम पर आने वाले हैं और अब हम गंदम का जो रेट देख रहे हैं वो यकीनी तौर पर बहुत बढ़ चुका है। आमिर साहब मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बताएगा, ये कहा जा रहा है कि पास्को अगर तादाद में गंदम रिलीज कर देता है फिर इस बहरान पर काबू पाने की कोशिश तो की जा सकती है यकीनी तौर पर, तो क्या बहरान पर काबू पाने के बाद क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा कुछ कीमतों में? देखिए बिल्कुल हर चीज का जाहिर है कि हर मसले का इलाज होता है, लेकिन जो असल मसला है इस वक्त वो ये कि लोगों में इतना ज्यादा बदइतमादी है कि लोग जो है वो जखीरे को मतलब है खोलेंगे नहीं। अब लोगों को ये लग रहा है कि जी आपकी करेंसी जो है डिवैल्यू मुसलसल हो रही है, आपको लग रहा है कि कमोडिटी आप जो है सारी प्राइसेस जो है अनस्टेबल हुई है,
तो अगर हुकूमत रिलीज भी कर लेती तो मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि आपकी पूरी सप्लाई चेन के ऊपर फर्क पड़ रहा है इस चीज का, आपकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ी हुई है, तो हो सकता है कि आपके कुछ 2-4 रुपए का फर्क पड़ जाए, और हो सकता है कि इतना वो ना रहे। लेकिन जो इस वक्त लोगों का आलम है कि लोग दवाइयां भी जखीरा कर रहे हैं, तो गंदम भी जखीरा होगी, और इस जी। बात की कोई गारंटी नहीं कि स्मगल होकर वो बाहर ना चली जाए। तो इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि चीजें इम्प्लोड कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है चीजें अब हुकूमत के हाथ से निकल लेकिन रही आमिर हैं, साहब, हम और दूसरी हुकूमत जानिब देखते हैं कि शाखी जो अखराजात हैं उनमें तो किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही है। जो वुज़रा है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, कैबिनेट बढ़ती जा रही है। जो दूसरे मामलात है वहां पर तो हम किसी तरह का कुछ भी नहीं देख रहे कि बचत की जा रही है। अभी आप देखें कि पीएम साहब भी जो जिनेवा मीटिंग के लिए जा रहे हैं, चार्टर्ड तैयारे का इस्तेमाल किया गया, कमर्शियल का भी किया जा सकता था। ऐसे में अगर फंड रेजिंग की बात होगी तो कोई मुल्क भी किस निगाह से पाकिस्तान को देखेगा। ये मामलात भी अपनी जगह बजा है। बहुत आपने अच्छी बात की। यही मसला है कि जब आपकी 77 रुकनी काबीना होगी और आप उनकी ना गाड़ियां कम करने के लिए तैयार है, ना प्रोटोकॉल कम करेंगे, ना उनका फ्यूल के जो उनको मद में मिलता है कोटा वो कम करेंगे, उसके बाद जो वो शाही अल्ले तलल्ले हैं कि जब ये बाहर ट्रेवल कर रहे होते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं, तो लोग कैसे इत्मीनान करेंगे? फिर जी। आप जब लोगों से पैसा मांगने जा रहे हैं तो उसमें लोग ये पूछेंगे ना कि भाई आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका और उसके बेटे का कारोबार कहाँ पर है, या पाकिस्तान में है या उन्होंने पाकिस्तान से बाहर अपनी दौलत रखी हुई है? शरीफ खानदान के पैसे जो है कहाँ पर है, वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है? तो आपको पता चलेगा कि लोगों में बदइस्माती, जब भी लोग जो है पाकिस्तान में मकामी सरमायादार भी सरमायाकारी नहीं कर रहा। मदद की बात है तो मदद में लोगों को ये शुबा होता है कि जी उसके अंदर इतनी ज्यादा करप्शन होगी, इतना ज्यादा माल इधर से उधर हो जाएगा कि लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के जो मुखियर हजरात है वो हुकूमत को देने के लिए पैसा तैयार नहीं है। वो कहते हैं बजाते खुद कर लेंगे, हम बरह रास्त कर लेंगे, लेकिन हुकूमत को नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत के ऊपर लोगों को इत्मीनान बिल्कुल नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि जो डोनर कॉन्फ्रेंस ये लोग करने जा रहे हैं उसको पहले डाउनग्रेड कर दिया है, तो वहां से कोई बहुत ज्यादा इनको पैसों की उम्मीद होगी या मिल जाएंगे। अगर मिल जाएंगे तो कमिटमेंट्स होते हैं और वो फौरन आपकी मसले हल नहीं करते। बात ये कि पाकिस्तान को इस्लाहात की जरूरत है, इस्लाहात आप करने के लिए तैयार नहीं है, IMF के प्रोग्राम पे आप नहीं जा रहे, मुतबादिल आप नहीं दे पा रहे, तो फिर आप कैसे मामला चलेगा? तो और आप अब देखिए आर्मी चीफ को ही जाके काम करना पड़ रहा है कि जी वो सऊदी अरब से पैसे मांगे, UAE से पैसे मांगे। तो भाई इस तरह तो रियासतें नहीं चलती। और उसमें जो ये खम ठोक कर आए थे साहब डार साहब के 200 रुपए का डॉलर होगा, तो सारा का सारा उनके जितने दावे थे उनकी तली खुल गई है कि बड़े वो एयरफोर्स बंद तैयारे से उतरे थे। फिर पता चला इन्होंने कोई अगर मसला हल किया है तो सिर्फ अपने करप्शन के केसेस को खत्म किया, उसके अलावा अवाम के लिए पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह से आप कर्जों का जिक्र कर रहे हैं, देख रहे हैं पाकिस्तान ने UAE के बैंकों का कर्ज वापस किया, जिससे हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसमें मजीद कमी हुई है। कर्ज वापस करने से पाकिस्तान को मजीद जो कर्ज है मिलने की आसानी तो यकीनी तौर पर पैदा तो होगी। और आज ये भी कहा जा रहा है कि वजीर खजाना की IMF से मुलाकात भी होने जा रही है। आपको लगता है पाकिस्तान जल्द से जल्द IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान को जाना चाहिए, ताकि ये ना हो कि बाद में मजीद सख्त शराइत जो है वो फिर IMF की माननी पड़े? देखिए दो रास्ते हैं पाकिस्तान के पास। IMF के पास जाते हैं, सख्त शराइत माननी पड़ेंगी आपको, उसके नतीजे में जाहिर है कि वो अफरात ज़र होगा और बहुत सारे मसाइल होंगे, टैक्सों का बोझ होगा अब हम लोगों के ऊपर, एनर्जी की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की और फ्यूल की। लेकिन अगर आप IMF के पास नहीं जाते तो उसके नतीजे में डिफॉल्ट का खतरा है। डिफॉल्ट जो है वो ज्यादा खौफनाक होगा। मतलब जो IMF का दुख होगा, हमें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन डिफॉल्ट का और ज्यादा मसला होगा। लेकिन जो हम चीज भूल रहे हैं कि IMF प्रोग्राम के साथ इस्लाहात, अगर इस्लाहात नहीं की और आपने कहीं से कर्जा ले लिया और फिर आप बैठ गए सुकून से, तो 4-6 महीने बाद फिर वही मसला आ रहा होगा। तो क्या ये हमारी हुक्मरान अशराफिया की जो कि नाकाम हो चुकी है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में, एक रोड मैप देने में, वो वाकई ऐसे इक़दाम कर लेगी? क्या हमें एक मतलब है कि दोबारा मैंडेट की जरूरत है, कोई मकबूल हुकूमत ही इस किस्म के काम कर सकती है? ये वो सवाल है जो हमारे सामने है। और मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि कोई इस पर यकीन करेगा, अवाम इस पर यकीन करेंगे। मुझे मसले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कम होते हुए नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया हमारे साथ इन कॉन्फ्रेंस। उनका ये कहना था कि मसले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान को जल्द अज जल्द IMF के प्रोग्राम में यकीनी तौर पर जाना पड़ेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तानी जो इकॉनमी है वो बुरी तरह से ज़बूहाली का शिकार हमें दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुतालिक, जो कि आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जिनेवा पहुंच चुके हैं। और ये बैनुल अक़वामी इमदादी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की मदद के लिए मुनक्किद की जा रही है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब नमूदार हुआ, महीनों पर मुश्तमिल इस सैलाब ने
गिलगित बल्तिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बहुत बड़े ऐसे इलाके हैं जिन्हें अपनी लपेट में ले लिया था। बिल्कुल। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान में जितने रकबे पर सैलाब आया है वो स्विट्जरलैंड के बराबर है। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद को सैलाबी पानी ने मुतासिर किया, उनके घर बर्बाद हो गए। 15 से कितने न जाने, पता नहीं, जो अफराद अपनी जान से गए वो नंबर भी बहुत ज्यादा है। सैलाब से होने वाली जो तबाही है वो बहुत ज्यादा परेशान कुन फैक्ट सामने आए। और पाकिस्तान में हाली सैलाब से 10 लाख घर तबाह हुए, 40 लाख एकड़ रकबा पर खड़ी जो कपास, चावल समेत दीगर फसलें हैं वो तबाह हुई। 9 लाख मवेशी पानी में बह गए। हजारों किलोमीटर की जो शाहराएं हैं अनवार वो तबाह हो गई। सैकड़ों पुल बर्बाद हो गए। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सैलाब का जो पानी खड़ा हुआ उसकी वजह से गंदम, कपास की फसल किस तरह से मुतासिर, जमीन अभी तक तैयार नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए हमें ज्यादा मुश्किल का सामना है। इसके लिए खाद और बीज दरकार हैं दोबारा उस जमीन को काश्त के काबिल बनाने के लिए। और अभी भी हम देख रहे हैं कि सैलाबी इलाके हैं वहां पर पानी वहां पर अभी भी मौजूद है। पाकिस्तान सैलाब से होने वाला जो मजमूई नुकसान है वो 30 अरब 10 करोड़ डॉलर के तौर पर हमारे सामने आया है। और फौरी तौर पर बहाली और तामीर नौ के लिए 16 अरब डॉलर की भी जरूरत बताई जा रही है, जिसमें से हम देख रहे हैं पाकिस्तान 8 अरब डॉलर की फराहमी के लिए आलमी बरादरी से दरख्वास्त कर रहा है, जबकि 8 अरब डॉलर खुद पाकिस्तान अपने वसाइल से खर्च करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल जो बहुत बड़ा पैदा होता है कि जब सैलाब ने पाकिस्तान को मुतासिर किया तो बहुत बड़ी तादाद में आलमी दुनिया जो थी, बहुत सारे हमारे जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने बहुत मदद की। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मदद की गई, बहुत सारी एड भेजी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत सारी एड लेकर आए। इमरान खान साहब ने फंड रेजिंग जो की, सारा वो रकम कहाँ पर लगी, रिहैबिलिटेशन का क्या सिलसिला किया गया, क्या मामला किए गए, मेरे ख्याल से ये वो सारे फैक्ट्स हैं जो सामने मीडिया के या आने चाहिए। अभी तक नहीं मालूम कि वो लोग किन हालात में हैं। और जब फैक्ट सामने आते हैं, जो रिपोर्ट सामने आती है, वहां के लोगों का कोई हाल नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि रबिया देखिए सर्दियों के मौसम का भी आगाज हो गया है। गर्मियों में लोगों ने यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल से मैनेज किया होगा। चैलेंजिंग सूरत हाल विंटर्स अभी है क्योंकि वहां पर उनके पास कैंप्स मौजूद नहीं है, उनके पास कंबल मौजूद नहीं है, खाने पीने की अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं है। और यही कहा जा रहा था कि शायद आलमी बरादरी जो है वो खातिर खा फंड्स फराहमी करेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार है। और जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें 50 से ज्यादा ममालिक और आलमी मालियाती इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी शरीक होंगे। और ये ही तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में जो ये बदतरीन सैलाब आया, लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना है, 3 करोड़ से ज्यादा अफराद इस वक्त खुले आसमान तले मौजूद हैं, उनकी मदद करने की जरूरत है। बिल्कुल। अब बहरहाल आलमी मालियाती इदारों से रियायती कर्जे मिलने की उम्मीद तो है, जबकि ग्रांट्स भी मिलेंगे। अब तक पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन और सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए 1 अरब 50 करोड़ डॉलर अपने वसाइल से खर्च कर चुका है और रवां माली साल अपने वसाइल से मजीद 4 अरब रुपए खर्च करेगा। सो अच्छे की उम्मीद रखी की जा रही है। और इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, वो भी वज़ीर आज़म के हमरा इस कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में कोशिश तो ये की जाएगी कि पाकिस्तान में तामीर नौ और जो सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली का फ्रेमवर्क है वो पेश किया जाएगा। पाकिस्तान फ्रेमवर्क पर अमल के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन और तवील मुद्दती शराकत दारी पर जोर देगा, क्योंकि यकीनी तौर पर हम ये खुद से नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, पाकिस्तान में जो इस वक्त इतना बड़ा डिजास्टर मौजूद है इकॉनमी को लेकर या सैलाब को लेकर, उससे निकलने के लिए आलमी बरादरी की मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आखिर में पाकिस्तानियों से भी दरख्वास्त है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, सैलाबज़दा इलाकों की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म नहीं हो रही और ऐसा लग रहा है कि अभी इस तमाम तर प्रोसीजर में हमें बहुत से साल लग जाएंगे। तो हमें जो तमाम हमारे बहन भाई वहां पर मौजूद हैं उनको याद रखना चाहिए और जो मदद का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए। स्टार्ट में हम देखना हमने कि बहुत अच्छा जज्बा था, लेकिन अभी उस तरह से वहां से भी खबरें ऐसी मौसूल नहीं हो रही कि लोग उस तरह से भी मदद नहीं। बहुत बड़ी तादाद में लोग गए यहाँ पर। सुपीरियर की भी अगर हम बात करें कि एफर्ट की, इन्होंने भी बहुत एफर्ट की, फंड रेजिंग की गई पूरे पाकिस्तान में, मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ जगहों से की गई, वो इमदाद वहां तक पहुंची। बहुत सारे लोगों ने ट्रेवल किया, वो वहां तक पहुंचे, खाना भिजवाया गया। अभी के जो फैक्ट्स हैं या जो अभी की जो रिपोर्ट्स हैं वो इतनी खासी अच्छी नहीं आ रही है। रिहैबिलिटेशन का काम जिस तरीके से होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हो पाया, जो कि बहुत बढ़िया सवालिया निशान है।
जो हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, विफाक और जो सूबाई हुकूमतें हैं, वो क्या कर रही हैं और कब तक हम इमदाद के लिए दूसरे मुल्कों के आगे इसी तरीके से हाथ फैलाते फिरेंगे और अपनी तरजीहात को दुरुस्त जो नहीं सैलाबी करेंगे। सूरत हाल है, बहुत बड़ी इमरजेंसी है, इस पर भी एक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है कि जो इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं इनको किस तरह से सहारा दिया जाए, किस तरह से संभाला जाए। अगर हम सब्जियों की ही बात करें भैया, तो जो सब्जियों के प्राइस रेट्स बढ़े हैं वो इसी वजह से बढ़े हैं क्योंकि ज़्यादातर जो सब्जियां हैं बलूचिस्तान से, सिंध से आते हैं, तो वहाँ पर पानी इस वक्त खड़ा है, वहाँ पर जो ज़मीन है वो काश्त के काबिल नहीं रही। प्याज की अगर हम बात कर लें 200-250 रुपए किलो प्याज की कीमत इसी वजह से है कि वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल थी, वहाँ पर फसलें बह गई हैं, लोगों का कितना नुकसान हुआ है। और अब जो मुआशी प्रेशर हम सब पर भी पड़ रहा है जो शहरों में मौजूद है, कहाँ वो इसी 30 वजह रुपए से किलो प्याज हुआ करता था और कहाँ 250 रुपए अनवार आप जिक्र कर रहे हैं, और इसी तरह मल्टीप्लाई कर ले बाकी जो शायद जरूरी है उनको भी। बाहर प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं और मुल्क की सियासी मंजरनामे के हवाले से डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वैसे तो इस वक्त मुल्क में फुल ठंड प्रोग्राम है, जिस तरह से हमने शो के आगाज में भी डिस्कस किया कि बहुत ज्यादा सर्दी है, घरों से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन सियासत ठंडी नहीं है। सियासत बिल्कुल ठंडी नहीं, सियासत ठंडी होने का नाम भी नहीं ले रही। वो जो गर्मा गर्मी है वो कहीं भी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। अभी जो इंतजार किया जा रहा है भैया वो 11 जनवरी का किया जा रहा है। स्पेसिफिकली सबकी जो नजरें हैं पंजाब असेंबली पर हैं कि पंजाब असेंबली जो है वहां पर अब क्या कार्रवाई होगी, परवेज इलाही क्या डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक रिफ्ट तो देख रहे हैं हम परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान भी। तो हर रोज नई कहानी है, नया फार्मूला है, नया शोशा है, और जो इंतशार है सियासत में वो तो अभी भी जारी है। मुल्क में इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के बहरान चल रहे हैं, जिनमें महंगाई तो सरे फहरिस्त। बिल्कुल, महंगाई ताबड़तोड़ हमले कर रही है। सख्त सर्दी में बिजली की जो बंदिश है, गैस का बहरान है, चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, इंडस्ट्री दम तोड़ रही है, ज़राअत बंजर हो रही है। विफाक और पंजाब के दरमियान जो रिफ्ट चल रही है वो हम देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली बचाने तोड़ने के लिए भरपूर सियासी हिकमत अमली हर जानिब से, हर तरीका, हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और ठीक उस वक्त पंजाब में मुर्गी आटे का बहरान, जिसका हम तस्करा पहले कर चुके हैं, वो भी है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा बहरान का ताल्लुक अनवार सियासी कशमकश से है। अच्छा, एक जानिब तो हम इस बहरान का जिक्र करें और दूसरी जानिब पंजाब में तहरीक इंसाफ, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के लिए एतमाद के वोट से पीछे हटने लगी, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने अदालत जाने का इंदिया दोबारा से दे दिया है। तो ये जो लग रहा है कि जो मामलात हैं ये कभी भी सियासतदान आपस में बैठ के हल नहीं करेंगे, जो तमाम मामलात हैं अदालत में हल होंगे। दूसरी जानिब एक नया शोशा पता नहीं किसने छोड़ा है कि जो अलीम खान है, जहांगीर तरीन है या चौधरी सरवर है, उनके मुतालिक ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, बड़ी पुरानी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। और जो जनूबी पंजाब में है वो लोगों की शमूलियत से एक नई पार्टी सामने आएगी, जिसकी अभी तक ओन चौधरी ने तो तरदीद की है। दूसरी जानिब जो इमरान खान है वो हम देख रहे हैं कि अपनी तोपों का रुख साबिक आर्मी चीफ की तरफ उन्होंने रखा हुआ है, और जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ को नाम याद कर रखा था, आजकल वो साबिक जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनको वो याद करना किसी भी सूरत में नहीं भूलते। बिल्कुल, इसी तरह पूरे मामले पर बात करते हैं जो सियासी गहमा गहमी है। शेख रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। सर, मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। आपके वक्त के लिए पहले तो खान साहब भी चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट पर फौरी अमल दरामद करवाना चाहते थे, तो नंबर गेम कुछ पंजाब में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मामला अदालत पर फिर से छोड़ दिया गया है। क्या आप समझते हैं पंजाब में आपकी नंबर गेम पूरी होगी या क्यों नहीं हो रही? सारी बातें तो आपने खुद कर ली हैं इंट्रो में जी अब सर। मेरे लिए जो कुछ बचा है वो मुझसे सवाल कर लें आप। जी सर, यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो पंजाब की इस वक्त सूरत हाल है, पहले तो ऐसा ही लग रहा था कि खान साहब और चौधरी परवेज इलाही एक ही पेज पर हैं, लेकिन डेली जो नई से नई खबर हम सुनते हैं उसमें इत्तलात इस तरह की मौसूल होती हैं कि अब दोनों के दरमियान भी एक हल्का सा खिंचाव है, एक रिफ्ट है। छोटे छोटे सवाल करें ना, मैं छोटा छोटा ट्रिपल एस का वर्क करूं। जी सर, पंजाब में नंबर गेम पूरी होगी? सर, गेम पूरी होगी या नहीं होगी, इमरान खान अपने मेंबरों को पंजाब असेंबली से वापस बिठा लेगा, ये तय है। और कोई सवाल करें? ठीक है, ये बताइएगा अभी जो हम देख रहे हैं कि नया एक शोशा है, पता नहीं अब ये किसने छोड़ा है, जहांगीर तरीन है, चौधरी सरवर है। देखिए, खबरें नहीं होती ना तो फिर शोशे छुपते हैं। वो तीनों आदमी तरदीद कर चुके हैं जी। 13 पार्टियों ने क्या कर लिया कि 14 पार्टियां करेंगे। ठीक है, खबर तो ये है कि 100
65 लग्जरी गाड़ियों की एलसी के लिए 70 वज़रा की टीम के पास पैसे हैं, आटे के थैले का पैसा नहीं है। और वजीर फिनांस मिनिस्टर ने ये कह के कि 6 अरब डॉलर के कमर्शियल बैंकों में रिजर्व हैं, वो भी निकालना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको डर पैदा हो गया। हालांकि एहसन इकबाल ने कहा कि हम इनको नहीं छिड़ेंगे और इनको हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन लोग इनकी बातों पे एतबार ही नहीं कर रहे। आज बड़ा अहम दिन है, जिनेवा में अहम है, पंजाब असेंबली में अहम है, अदालतों में अहम है, एमक्यूएम के फैसलों का अहम है, हुकूमत के अंदर जो एक खिचड़ी पक रही है, ये 100 दिनों का खेल है। ये हनीमून 100 दिनों के अंदर मुकम्मल होगा और इलेक्शन शेड्यूल में जाना होगा। इनकी साख इतनी खराब है कि यूएई ने भी के 1.3 के 1.2 अपने पैसे वापस ले लिए हैं। सऊदी अरब में अगर आर्मी चीफ की वजह से मिले तो मिले, वरना ये 3 दिन कह के गए हैं कि 3 अरब रुपया सऊदी अरब और 3 अरब रुपया चीन। अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, इनको मिल जाए, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं, वरना तो खेल खत्म है, पैसा हजम है। वैसे ही हम कह रहे हैं डिफॉल्ट नहीं है। 2-2 हज़ार के डॉलर जो सहाफियों ने अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, सीनियर सहाफियों ने, वो कल लेने गए हैं। जुमे के दिन बैंकों ने इनकार कर दिया। बैंकों का तो ये हाल है कि टेक्निकली तो डिफॉल्ट हो चुकी जी। एलसी कोई खुल नहीं रही, माल कोई छुट नहीं रहा, कारखाने बंद हो रहे हैं। और गरीब की आज के अखबार में देखें, मैं इस वक्त अखबार पढ़ रहा हूँ कि लोगों का जम्मे गफीर जलसागाह से बड़ा है जो आटे के ट्रक के आगे खड़े हैं। कल एक शहादत हो गई है मीरपुर खास आटा लेते हुए। ये इस मुल्क के लिए डूब मरने का मकाम है। ये चोर, लुटेरे, डाकू, बेईमान, करप्ट, मनी लॉन्ड्रर और अपने केस ठीक कराने के लिए जो लोग आए थे, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलने लगा। और शुक्र करें कि ये महंगाई की मार्च हो, कहीं ठुकाई मार्च इनकी ना शुरू हो जाए अनकरीब। ये सब आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। जो कल एक अफसोसनाक वाकया हुआ, अगर हमारे मुल्क में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, एक बंदा आटे की लाइन में लगा है, वहीं वो शहीद हो जाता है, उसकी फैमिली पीछे मौजूद है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मदद मांगने भी जा रहे हैं, तो चार्टर्ड प्लेन पर जा रहे हैं, कमर्शियल फ्लाइट पर भी जा सकते थे। क्या मैसेज दे रहे हैं फिर हम दुनिया को? हम पैसे भी लेने जा रहे हैं तो इतने शाहाना अंदाज में जा रहे हैं कि हम पर फिर ही तनकीद होगी, और फिर हमें पैसे भी नहीं मिलते, अब हम पर एतबार भी कोई नहीं करता। अभी तो इन्होंने यूएई आना है जी। अब देखें आर्मी चीफ इनके लिए, पाकिस्तान के लिए कोई इमदाद कितनी ले सकते हैं उन लोगों से, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर होगी। ये फेल हो चुके हैं। हल ये नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, ना डिफॉल्ट से बचने के लिए, ना माशी बहरान से निकलने के लिए। कोई डिफॉल्ट के लिए और माशी बहरान के लिए, ये तो सूबाई यकजहती के लिए भी एक मसला पैदा हो गया ना। आप बताएं, जब ये जिनेवा में होंगे, वहाँ केपीके का वजीर खजाना भी होगा, वो कहेगा कि ये चोर हैं, इन्होंने किसी को अभी तक तो ये लेके जाएंगे कि ये हमारे प्रोजेक्ट हैं, ये नहीं है। और वो डोनर कॉन्फ्रेंस खुद सारे टीवी बोल रहे हैं कि माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में बदल गई है। और डोनर, मुझे जल्दे में याद है मिनिस्टर था कि जितने उन्होंने डोनर्स का ऐलान किया था उससे में से कितने पैसे आए थे मैं इसमें नहीं जाना चाहता जी। ये नाकाम है, नाशाद है, नाअहल है, नालायक है, सियासी इंतशार और खलफशार में मुल्क है। दुआ करे कि लेकिन शेख साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बयानिया हम सुनते आ रहे हैं तवील अरसे से, चोर और डाकू का आवाम उससे भी अब तंग आ चुके हैं। खान साहब कहते हैं कि 50 साल में महंगाई सबसे ज्यादा हुई और हम वजारतों के लिए मुल्क की खातिर निकल रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान लेकर आई है? आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? इस हवाले से हमने बात इतनी अभी नहीं सुनी है। छोटा सा सवाल करें सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुआशी प्लान क्या होगा, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में भी महंगाई अपने अरूज पर थी। देखिए, उस वक्त भी मैं कहता था महंगाई है, मुझे नहीं मालूम था कि ये तोता जो पहाड़ खिसकेगा ये इमरान खान की बजाय ये आले शरीफ पे आके गिरेगा जी, और उनकी सियासत दफन हो जाएगी। आज की सूरत हाल से उसका मुआवजा नहीं किया जा सकता। वो भी आटे में, वो भी महंगाई थी हमारे दौर में, लोगों की सकत से बाहर थी, क्योंकि हर कैबिनेट में शुगर माफिया होता है, गंदम माफिया होता है, इनकी अपनी मिलें होती हैं, इनके अपने इन्वेस्टर होते हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं देयर इज ए फेस बिहाइंड द केस। तो इनके फेसेस होते हैं, उससे आवाम को कुछ नहीं मिलता। लेकिन आवाम तो मर गई है जी। अब आवाम का इंतजार करें। अब फैसला आवाम ने करना है। ज्यादा से ज्यादा 100 दिन में ये फैसला हो जाएगा। मार्च अप्रैल में कुत्ता मार्च अप्रैल तो एहतियातन मैं कह रहा हूँ, ये फरवरी में ही शुरू हो जाएगा। मैं मार्च अप्रैल इसलिए कह रहा हूँ कि लोग, क्योंकि
30-40 दिन का मार्जिन रखना चाहिए। हुकूमत नाम की तो कहीं चीज नहीं है। सुबह सुबह आपने मुझे हुक्म दिया तो मैं लाइन पे हाजिर हो गया हूँ। जी सर। और दुआ करें सारे मिलके कि इस मुल्क को अल्लाह ताला इस बहरान से निकाले। शेख साहब, आपने बहुत सियासी दौर देखे हैं, आपको क्या लग रहा है बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इमरान खान दोबारा पावर में आ सकेंगे? कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकेगी पीटीआई के लिए? मेरी तो दुआ और ख्वाहिश है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात बेहतर हो। अगर ना हो सके तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो इमरान खान के साथ। बिल्कुल, आप तो खान साहब के साथ हैं, लेकिन खान साहब जो बातें करते हैं सबका आर्मी चीफ को लेकर, आपको लगता है वो सिलसिला कहीं रुकेगा तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी? देखें, गुजारिश ये है कि मैं फौज पे बात नहीं करता। जी जी। पीछे की तरफ मुड़कर ना देखें, आगे देखें, और आगे ये है कि मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाए। ठीक है शेख साहब, जिस तरह से आपने अभी कमेंट किया, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने दौरे हुकूमत में पहले भी कहते रहे कि पीटीआई को महंगाई पर काम करने की जरूरत है, और वही सारा मलबा अब हम देख रहे हैं कि पीडीएम पर गिर चुका है। अभी जो प्लानिंग होगी पीटीआई की इस तमाम तर चीजों को ठीक करने के लिए, अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं, वो क्या होगी? क्योंकि पहले हफीज शेख साहब आए, शौकत तरीन साहब आए, असद उमर भी नहीं संभाल पाए थे, शबा जैदी साहब आए, महबूबुल हक तक चले जाएं जी, शुआइब तक चले जाएं जी, ये सारे चेहरे जाने पहचाने हैं जी। ये सारे मसाइल जो हैं, क्योंकि मसाइल की बात असम्बलियों में नहीं होती, वहाँ अपनी अपनी बातें होती है। मसाइल ज्यादा लोग असम्बलियों में जाते नहीं, वहाँ किंग लोटा जाते हैं, राजा रियाज जैसे जो बिक जाते हैं, और पेमेंट भी पता नहीं किस करेंसी में लेते हैं, और सिंध हाउस को मंडी बना दिया जाता है मेंबरों की जी। और ये सियासत की क्रिस्टाइन कीलरें जो है, जिन्होंने मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है, लोग तो इनकी तरफ नहीं देख रहे, लोग अपने घर की तरफ देख रहे हैं। मैं अपनी लाल हवेली में अपने आप को परेशान हाल देखता हूँ, क्योंकि लोगों में गली मोहल्ले में चोरी डकैती और दूध की दुकान भी महफूज नहीं है। पहले तो चलो निहारी की दुकान लुटी थी, अब तो दूध दही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और वही इमरान मुल्क की सूरत हाल के ऊपर तज्जिया तबसरा कर रहे थे। खान साहब के बिल्कुल साथ नहीं, ये उन्होंने एक मरतबा फिर से बता दिया कि वो खान साहब के साथ हैं, लेकिन मुल्क में ऑब्वियसली जो हमारी मायशी सूरत हाल है, हमारे जो मुल्क की सूरत हाल है, जो सियासी निज़ाम है, सब इस वक्त दरहम बरहम दिखाई दे रहा है। और जो शेख रशीद की ख्वाहिश है वो यही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं वो किसी तरह से बेहतर हों, और यकीनन उन्होंने कहा कि फौज पर वो बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। इमरान खान अगर साबिक आर्मी चीफ के हवाले से कोई बात करते हैं तो उन्होंने कहा मैं फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, फौज के हवाले से मैं कोई बात। लेकिन खान साहब बहरहाल नहीं भूलते इस बारे में। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। और अब कुछ बात कर लेते हैं, जरा हल्की फुल्की, जरा चिट चैट कर लेते हैं, जरा अच्छी खबरें आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जरा स्ट्रेस से बाहर निकालते हैं जनाब। तो पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड सीरीज जारी है। 3 मैचेस की जो वनडे सीरीज है अब उसका आगाज हो चुका है, और जो टेस्ट सीरीज हमने अनवार देखा जो लास्ट था, पाकिस्तान ने हमें सरफराज ने जिस तरह से बचाया है, सरफराज का बहुत अच्छा कमबैक हुआ है। और पहला मैच हम देख रहे हैं जो वनडे सीरीज का है वो आज नेशनल स्टेडियम कराची में होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले होने वाले जो सनसनीखेज टेस्ट को हम जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बिलाखिर पाकिस्तान ने होम कंडीशंस में अपने आप को मुसलसल तीसरी शिकस्त से बचाया, और मैच के जो आखिरी लम्हात थे वो इंतहाई दिलचस्प मराहिल में थे, जिसमें सरफराज और नसीम शाह, कभी नसीम शाह चौके छक्के बड़े लगा देते हैं आगे। जो अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने मैच जितवाया था वो भी हमें कभी भी नहीं भूलेगा। तो सरफराज की जो उम्दा कारकर्दगी थी, उनका जश्न करने का तरीका था, वो यकीनी तौर पर तनकीद करने वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। लेकिन पूरी सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी सरफराज ने साबित किया है। जैसा वो बड़ी मीम्स का एक तूफान आ जाता है सोशल मीडिया पे कि वो धोखा नहीं देंगे। 3 निस्फ सेंचुरियां उन्होंने पूरी सीरीज में, टेस्ट सीरीज में एक सेंचुरी उन्होंने अभी की, और शानदार उनकी कारकर्दगी रही पूरे मैच के ऊपर। और अब जो वनडे सीरीज आ रही है इसके ऊपर एनालिसिस लेंगे अब्दुल गफ्फार साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है, शान मसूद के हवाले से भी इतलात आ रही है, नायब कप्तानी उनके सपोर्ट कर दी गई है, क्या क्या और चेंजेस पाकिस्तान टीम में हुए हैं? देखिए, सबसे पहले अच्छी बात यह है कि फाइनली हमें लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट देखने को मिलेगी, और पाकिस्तान का होम सीजन बहुत डिसअपॉइंटिंग था। हमने 8 टेस्ट मैचेस खेले, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
हम जीत नहीं सके। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला शायद पाकिस्तान टीम को, और हमें रियलिटी चेक मिला है। और ये बड़े अजीब बात है कि अब पाकिस्तान को पूरे साल अपने पूरे इस सीजन में अब कोई होम टेस्ट नहीं मिलेगा। तो हमने जो एक टेस्ट देखना था साल 2023 का, हमने देख लिया। वनडे सीरीज कराची में डेफिनेटली आज शुरू हो रही है, 2:30 बजे मैच शुरू होना है। देखें दोनों टीमों के पास जो है ना बहुत अरसे से क्रिकेट नहीं खेली। हमने अगस्त में आखिरी मरतबा वनडे क्रिकेट खेली थी, न्यूजीलैंड ने सितंबर अक्टूबर में खेली थी, क्योंकि वर्ल्ड T20 था पिछला साल, तो इसलिए सारा फोकस T20 वर्ल्ड कप की वजह से T20 क्रिकेट पे था। इस साल भारत में वर्ल्ड कप है और दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिमिलर कंडीशंस हैं पाकिस्तान की और भारत की, न्यूजीलैंड को बहुत फायदा है क्योंकि वो यहाँ पर अभी 3 मैचेस खेलेंगे, PSL के बाद वो दोबारा आएंगे वनडे और T20 खेलने के लिए। तो न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है कि वो पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भारत जैसी सिचुएशन में खेलेंगे। जहां तक आपने बात की शान मसूद की कैप्टनसी की, देखें सरप्राइजिंग था क्योंकि वो रेगुलर फीचर नहीं होते वनडे टीम के अंदर। फिर शादाब खान इंजर्ड हुए, तो ये एक इंटरिम चॉइस है। बट मेरे ख्याल में बहुत कुछ है जो पाकिस्तान को ना अपने, जो आपने बात की तनकीद की, अगर हम देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो आप सोशल मीडिया पर उसका एक इम्पैक्ट भी देख रहे हैं, बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान लिमिटेड ओवर क्रिकेट के अंदर एक अच्छा आगाज करे। जो सारी टेंशन वाला माहौल है ना, जीत नहीं मिल रही, वो जरा काम डाउन होगी। और मुझे लगता है फैंस को भी आज मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह टेस्ट मैचेस में तो क्राउड नहीं आया था, लेकिन आज हम कवरेज के लिए पहुंचेंगे स्टेडियम में तो आई एम वेरी श्योर कि इंशाल्लाह अच्छा क्राउड होगा। अच्छा, एक और बहुत अहम मैटर है, पिच के हवाले से बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, पिचेस ठीक आती। आपको क्या लगता है आज भी ऐसा ना हो कि वनडे की जगह कोई टेस्ट की पिच यहां पर बना दी जाए? और टॉस कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मैच जीतने के लिए? देखिए डे नाइट मैच है और कल शाहिद खान अफरीदी जो कि चीफ सिलेक्टर है, मौजूद थे नेशनल कराची में, तो वो आए स्पेशली बाबर से मुलाकात की, फिर सीधा पिच पे गए। तो मुझे लगता है कि शाहिद ने अगर पिच के ऊपर कोई ऑप्शन दिया है तो फिर कुछ बेहतरी होगी। फ्रेश पिचेस देखिए बनाई गई हैं, कहा तो ये जा रहा है और होना भी ऐसे ही चाहिए कि अब जो है ना आपकी जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है वो बहुत स्पीडी हो गई है, यू नो, एक मॉडर्न डे अप्रोच। मेरा कल केन विलियमसन से सवाल भी यही था कि आपने ऑस्ट्रेलिया को हैरान किया पहले ही T20 वर्ल्ड कप के मैच में 200 प्लस की, ऑस्ट्रेलिया नेवर रिकवर्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप देन। तो क्या इन पिचेस पे भी आप समझते हैं कि उस तरह का गेम आप खेल सकते हैं? तो उनका भी बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब था कि हमें देखना पड़ेगा कि पिचेस कैसी हैं। तो डेफिनेटली पहला मैच है, तो हमें थोड़ा सा एक सरप्राइज तो रहेगा। अच्छा, क्या न्यूजीलैंड को काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ग्रीन शर्ट्स की आपके ख्याल से? ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा आप देख रहे हैं? देखिए हमारा ओपनिंग पेयर तो बड़ा सॉर्टेड आउट है, जो कि इमामुल हक तकरीबन की 10-11 सेंचुरियां, फखर नमान 45 का एवरेज। वी हैव अ वेरी सॉलिड क्वालिटी टॉप ऑर्डर जिसमें आपके फखर, इमाम, फिर बाबर आ जाते हैं। नंबर 4 पे कौन बैटिंग करेगा, दैट इज द रियल इशू, क्योंकि शान मसूद वाइस कैप्टन तो है। एक तरह से बाबर ने बड़ी ऑनेस्टली बात की, उन्होंने कहा जी मैं भी ये नहीं कह सकता कि शान 11 में होंगे या हमने क्या फैसला किया है, क्योंकि वो रेगुलर फीचर नहीं होते। अब क्या वाइस कैप्टन बना के पाकिस्तान बोर्ड ने कप्तान को पाबंद तो नहीं किया कि आपने शान को खिलाना है? दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टुडे कि क्या शान फीचर होते हैं द वाइस कैप्टन या नहीं होते। दूसरा जो आपने बात की नबिया, आई थिंक सबसे अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे हैं। नवाज है आपके पास, उसामा मीर शायद अपना डेब्यू कर सकते हैं अगर उनको मौका मिले, क्योंकि पाकिस्तान के पास शादाब खान अवेलेबल नहीं है, वो इंजर्ड हो गए, वो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, अच्छी कर रहे थे। बट मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है, हम उनको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। पाकिस्तान में दे आर द रैंक नंबर 1, दे मोर कंसिस्टेंट टीम, खतरनाक टीम है जो कि अच्छी मॉडर्न। ठीक है गफ्फार, एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, वक्त की कमी है। आप किस तरह से देख रहे हैं बाबर आजम की जो कप्तानी के हवाले से सोशल मीडिया पर काफी डिस्कस हो रहा है, तनकीद भी हुई है, नंबर 1 प्लेयर हैं वो बैटिंग में। आपको लगता है उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी मुतासिर हो रही है कप्तानी के प्रेशर की वजह से? नहीं, बिल्कुल मुतासिर नहीं हो रही, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट में टॉप 3 रैंकिंग में है और उसके अलावा उनका नाम दुनिया के फैबुलस 4 में ले जाता है। देखिए छोटी सी बात यह है, मैं इसको क्विकली रैप अप करूंगा, कि जो लोग तनकीद करें सोल्यूशन नहीं बताते हैं ना, कौन है आपने कैप्टन ग्रूम किया है, क्या आपके पास चॉइस है? बहुत सारे प्लेयर की तो टीम में जगह नहीं बनती है। बाबर को एक अच्छे फॉरेन कोच की जरूरत है जो उसको मेंटोर करें। आई एम श्योर जो पेशावर जमीन में और डेरन सेमी के साथ, मोहम्मद अकरम या हाशिम आमला भी वहां होते हैं, उनके साथ भी रहेंगे, सीखेंगे। बाबर को बैक करना चाहिए। कैप्टन आप एक साल में 2 साल में रिजल्ट नहीं आते। अभी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ये टीम पाकिस्तान बाबर आजम की क़यादत में खेल कर आई है। एशिया कप के फाइनल में
भी पाकिस्तान टीम पहुंची। वी नीड टू बैक बाबर आजम, बट वी नीड अ वेरी क्वालिटी फॉरेन कोच जो बाबर और इस टीम को अच्छे तरीके से गाइड कर सके। ठीक, अच्छा अब्दुल गफ्फार, पीएसएल से पहले आप कौन कौन से अहम चेंजेस एक टीम में देख रहे हैं? मैनेजमेंट ऑब्वियसली चेंज हुई है सारी, फिर सरफराज की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किए, जिस तरह के डिसीजंस माजी में लिए जाते ही रहे हैं, जो खिलाड़ी जो कि एक्चुअल टैलेंट रखते हैं उनको जब साइडलाइन किया जाता है, तो ये कुछ बेहतरी अब आपको होती हुई दिखाई दे रही है मैनेजमेंट चेंज होने के बाद? देखिए, मैनेजमेंट चेंज होगी आफ्टर दिस ओडीआई सीरीज, क्योंकि जो सकलैन मुश्ताक हेड कोच हैं उनका फरवरी 2023 तक कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, अगर आप पीसीबी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हाँ बिल्कुल, नजम सेठी ने आती बहुत सारी चेंजेस की हैं, जैसे चीफ सेलेक्टर फारिग हुए, शाहिद आफरीदी आए, और टीम के अंदर ऐसे मुझे फील हो रहा है जैसे क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ना कुछ हिदायत आ रही हैं। यूजली कैंप के अंदर जो कैप्टन होता है, कोच होता है, उस चीज को पसंद नहीं करता, वो एक लिबर्टी। लेकिन चलिए, जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो फिर वो कहते हैं ना, जब जीत होती है तो फिर आपके अलग जो है वो नाज होते हैं, जब थोड़ी हार हो जाए तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो अभी कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है इस टीम मैनेजमेंट के लिए। बट फरवरी 2023 के बाद हमें नए हेड कोच भी मिलेंगे। मिकी आर्तर को कांटेक्ट कर चुका है पीसीबी, उनकी तरफ से अगर यस आया तो आप उनको बहुत जल्द पाकिस्तान टीम के साथ भी देख सकती है, लेकिन उनका डर्बी शायर काउंटी से मुआहिदा है। अब वो छोड़ेंगे, वो यहाँ तैयार होंगे, ये है नजम सेठी और उनकी मैनेजमेंट को मिकी आर्तर को कन्विंस करना। दूसरा, सरफराज अहमद में मैं क्विकली जरूर कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप 2023 का इंडिया में है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। रिजवान की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है वनडे में, बैकअप अगर आपके पास रखना है, आई थिंक वी शुड गो विद सरफराज अहमद, ही इज एक्सपीरियंस प्लेयर, और जो इतनी अच्छी उनकी भी फॉर्म है, इसका कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी पीएसएल में फायदा होगा। एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो टीम का हिस्सा रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ्फार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और पाकिस्तानी टीम की हिकमत अमली अब ब्लैक कैप्स के खिलाफ क्या होगी, क्योंकि ये वनडे सीरीज पाकिस्तान को जीतनी है। ग्रीन अपना कोट निकालने का टाइम हुआ जाता है इंशाल्लाह। और इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में वक्त बाकी है, भी ब्रेक से वापस आएंगे हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तानी मुल्की सकाफत की। और अगर मुल्की सकाफत का तस्करा किया जाए तो मेले भी हमारी सकाफत का हिस्सा हैं और ये खुशी मनाने और मिलने जुलने, प्यार मोहब्बत का जरिया बनते हैं। हमारे यहाँ अनवार पूरा साल अगर देखा जाए तो मेले होते रहते हैं, जो कि ट्रेंड अब काफी हद तक कम हो चुका है। लेकिन आपको पता ही होगा कि जो मेलों का ताल्लुक है वो मौसम से भी होता है और आमतौर पर फेस्टिवल मौसम के मुताबिक ही मनाए जाएं तो ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। और आज हम आपको एक बर्फानी मेले के बारे में बताने वाले हैं, जो कि हमें तो स्टूडियो में बैठ के सर्दी महसूस हो रही है, क्योंकि वहां पर माइनस में टेम्परेचर है, खून जमा देने वाली सर्दी है। और इसके दरमियान एक स्पोर्ट्स गाला होने जा रहा है, जो कि यकीनी तौर पर बहुत अमेजिंग होगा। पहले भी होता रहा है। बर्फ की झील के ऊपर आइस हॉकी के मुकाबले देखने हैं तो ये कितना खतरनाक भी है झील के ऊपर। तो खलती झील है जहां पर ये तमाम मुकाबले होंगे। गुज़श्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो आइस हॉकी है उसको बहुत पजीराई मिल रही है। गिलगित बल्तिस्तान की जो मुंजमद खलती झील है उस पर सयाहों को मयारी तफरीह फराहम करने के लिए एक बहुत बड़ा आइस फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। और इस फेस्टिवल में फुटबॉल, पैराग्लाइडिंग, दीगर खेलों के मुकाबले होंगे, रिवायती रक्स भी होगा, अनवार म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी होंगे, इलाकाई खानों की भरमार होगी, स्टॉल सजाए जाएंगे। और इसमें सबसे जो खास बात है वो है कि आइस हॉकी का मैच होगा, जो कि मुंजमद बिल्कुल। ये नबीया देखिए जो मनाजिर हैं वैसे देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मजे के लग रहे हैं और थोड़ी एक्साइटमेंट भी जाग रही है इसको देख करके। बड़ा मजे का सीन लग रही है, ठंड भी लग रही है बिल्कुल। लेकिन अच्छा, मनाजिर बहुत जबरदस्त हैं, बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर किए गए हैं। तो खलती झील का ही रुख करते हैं। वहां पर जो ऑर्गेनाइजर हैं इस फेस्टिवल के, सफदर अली, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत ज्यादा सर्दी है, माइनस में दर्जा हरारत चल रहा है। हम स्टूडियोज में बैठे हैं लाहौर में, यहाँ में तो ठिठर रहे हैं देख कर ही। तो वहां पर किस तरह से मैनेज किया आपने सब कुछ, और जो वहां पर सरगर्मियां हैं, मजीद क्या सरगर्मियां होने वाली वहां पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर मैं आपका न्यूज़ का और पूरे मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एक ऐसे इलाके को कवरेज दे रहे हैं जो कि इंतहाई बैकवर्ड है
और हमेशा हमारा ये गिला रहता है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया और स्पेशली नेशनल जो मीडिया है वो उस इलाके को हाईलाइट नहीं करते हैं। ये हमारा हमेशा से गिला रहा है। एनीवे आपका बहुत बहुत आपका गिला आज दूर हो शुक्रिया। सर सबसे पहले ये है कि मैं हाँ सर थैंक यू कंटिन्यू कीजिएगा। सर दूसरी बात यह है कि मैं आज विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। और दूसरी बात यह कि आज जैसे कि आपने बता दिया कि खलती झील एक नेचुरल झील है और उसके दामन में ये फेस्टिवल आज से 11 तारीख तक जारी रहेगा, जिसमें आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और उसके साथ साथ जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स है और उसमें रस्साकशी मुख्तलिफ और हमारे देसी खेल है वो मुनक़िद किए जाएंगे। साथ साथ जो हमारा एक यूनिक कल्चर है और उसमें कल्चर शो भी मुनक़िद किया जाएगा। इसके साथ साथ सर कुछ बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस खेल को पज़िराई 2017 से मिला और इसका सेहरा सबसे पहले वहाँ हमारे गिलगित बल्तिस्तान विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदर कर्नल रिटायर अमजद वली साहब को जाता है, जिसने इस खेल को इतना प्रोमोट किया कम अरसे में कि ये पूरी दुनिया में मकबूल हुआ। स्टार्ट हमने ले लिया था 2017 में और इसका मेगा इवेंट जो हमने कराया था 2020 के अंदर खलती फेस्टिवल। उसमें गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट, गिलगित टूरिज्म स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट विद द कोलैबोरेशन ऑफ खलती सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक मुकामी तंजीम है, वहाँ के मुकामी रज़ाकार है, उनकी बड़ी मेहनत शामिल है। वो दिन रात इस ग्राउंड को बनाने के लिए मैनेजमेंट के हवाले से बड़ी मेहनत करते आए हैं। उनकी मदद से जो है ना ये 2020 में हमने ये बड़ा एक मेगा इवेंट वहाँ पे मुनक़िद कराया था, जिसके बाद इसको इतनी वुसअत मिली कि ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में फैल गया। ठीक सफ्तार साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आई एम श्योर मेले को ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पर एंजॉय करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग भी पहुँचे होंगे। फिर फेस्टिवल ऑब्वियसली जारी है, तो जो इंतजामात हैं वो भी सारे आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पूरी कितनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? एग्जैक्टली ये कि अभी हमारा प्रोग्राम बेसिकली मैं उस ग्राउंड से थोड़ा हटके हूँ, अभी स्टार्ट होने वाला है। अब जो सियाह और जो शायकीन है उनका आना शुरू हुआ है और थोड़ी देर बाद ग्राउंड में वो जमा होंगे, बाकायदा प्रॉपर तरीके से उसका आगाज़ होगा। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के दिगर शहरों से भी लोगों ने रुख किया है और हमने इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी मदऊ किया है। इंशाल्लाह होपफुल की क्राउड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब ये इस हवाले से बताएगा जो हुकूमत पाकिस्तान है या गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है वो भी क्या इस मेले की सरपरस्ती कर रही है? आप बता रहे हैं 5 साल से ये इवेंट हो रहा है, इसको बेहतर करने के लिए क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं 5 साल में? वहां पर सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम हैं, क्योंकि गैर मुल्की सयाह भी आएंगे? सर गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये कैलेंडर ईयर का हिस्सा है टूरिज्म डिपार्टमेंट का। टूरिज्म डिपार्टमेंट की ही सरपरस्ती हासिल है, उनकी फंडिंग ये होती है। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात करें तो वो इलाका इंतहाई पीसफुल एरिया है। आप सारे जानते हैं वहाँ सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, इंतहाई पीसफुल, वहाँ सिक्योरिटी का एज सच कोई इशू नहीं है। अलबत्ता हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है और उसके साथ साथ जो हमारे बॉय स्काउट्स और मुकामी वॉलंटियर्स है वो सिक्योरिटी पे मामूर है। अच्छा सफ्तार साहब, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि एक तो अपने शिकवे का जिक्र किया था कि शिकवा आपको मीडिया से है, जो कि अनवार ने कहा कि आज दूर हो चुका। फिर आपने कहा कि थोड़ा सा अंडररेटेड या थोड़ा सा तवज्जो नहीं रहती, लेकिन मैं आपको बताऊंगी गिलगित बल्तिस्तान हमारे मुल्क की एक इतनी खूबसूरत जगह है। अगर हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल अंडररेटेड जगह है, बहुत पसंद किया जाता है। हम खुद वहाँ पे जाने के बहुत ख्वाहिशमंद है और ये मेले का जो फेस्टिवल का आगाज़ हुआ है, इतनी खूबसूरत फुटेजेस, इतनी खूबसूरत तस्वीर हम देख रहे हैं, बहुत ही कलरफुल एनवायरनमेंट लग रहा है। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से हमें बताइएगा, ख़वातीन कितनी तादाद में शिरकत कर रही हैं और ख़वातीन किन किन स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही हैं? मैडम, जैसे कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बता दिया, आपका बहुत शुक्रिया जी। यकीनन किसी हद तक हमारा गिला शिकवा दूर हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी इसी तरह कवरेज देंगे। वहाँ बहुत सारे और भी मसाइल है, खेलों के अलावा भी बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ है, इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे।
ख़वातीन के हवाले से ये है कि ये वो एरिया है स्पेशली गज़र, हुंजा और गिलगित, वहाँ पे 50-50% पार्टिसिपेशन होती है। हमारे वहाँ पे मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन ऐसा सच कोई नहीं है। हमारी बहनें भी वहाँ जैसे कि मैंने बता दिया कि अब हमारे पास जो टीमें हैं उसमें फीमेल हमारी बच्चियों की टीम भी है, वो भी खेलेगी, वो भी मुख्तलिफ जो गेम्स है उसमें हिस्सा ले रही है। ठीक है सफदर साहब, ये बताइएगा अगर हम लोग आना चाहें इस वीकेंड पर तो हमें वहां पर क्या तैयारी करके आनी चाहिए? जो भी लोग वहां पर ट्रैवल करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, इसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या एक तरीकेकार है? और सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े रखें? कितने गर्म कपड़े रखें? सर हम सबसे पहले आपको मोस्ट वेलकम, आपको खुश आमदीद कहेंगे, बल्कि हम आपको ऑफिशियली आज मैं आपके इस चैनल के तवसत से मैं इनवाइट करता हूं कि आप ज़रूर आ जाएं, हमें ज्वाइन करें, हमें खुशी होगी। ट्रैवलिंग के हवाले से ये है कि अब कुछ बर्फ़बारी वहाँ पे हुई है। सबसे पहले ये है कि आपने अच्छी गाड़ी का इंतखाब करना है, जो 4x4 हो तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो चेन का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने साथ गर्म कपड़े रखें और साथ साथ वहाँ होटल्स का कोई इशू नहीं है हमारे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ जिक्र करूँ, इस इवेंट को कामयाब कराने के लिए होटल एसोसिएशन गज़र का बड़ा किरदार है। उसके प्रेसिडेंट और मेंबर्स तगोदो कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको भी हम अप्रिशिएट करेंगे आपके चैनल की वसासत से। और साथ साथ मैं ये कहूँगा सर कि खलती का ये जो फेस्टिवल है ये 3 दिन का है, इसके बाद आने इवेंट्स हमारे जारी है। इसके बाद यासीन के अंदर होगा 25 से 27 को शाहीबाग चुमरखंड, और उसके बाद हम जनवरी के एंड में हम कोशिश कर रहे हैं कि फंडर लेक जो पूरी दुनिया में सबसे मशहूर है, वो एक नेचुरल लेक है, चारों तरफ से उसका एक स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ पे हम मुनाकिद कर। हम आपको ये कहेंगे कि आप ज़रूर, जिस तरह लोग गर्मियों में फंडर की तरफ रुख करते हैं, हम चाहेंगे कि इस दफा आप सर्दियों में भी आके सर्दियों का भी आप जो है ना एंजॉय करें। ठीक है सफदर, ये बताइएगा यकीनी तौर पर हमारे मुल्क को जो है वो टूरिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस तरह के जो मेले होते हैं इससे टूरिज्म में इजाफा होता है। 5 साल में आपने इसका क्या स्कोप देखा है? जो वहां के इलाका मकीन है, यकीनी तौर पर उनके होटल्स में बिजनेस चलता है, जो वहां पर रोजगार कमा रहे हैं अपना, उनकी रोजी रोटी में इजाफा होता है जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं। तो इलाके की तरक्की में जो मेले हैं ये क्या किरदार अदा कर रहे हैं? सर देखिए, इस हवाले से ये है कि इससे पहले ये था कि ये 2017 के बाद सच नवंबर के बाद जाके मई तक ये एरिया स्टक ऑफ होता था। सच कोई एक्टिविटीज़ यहाँ नहीं होती थी, जिसकी वजह से एक तो ये वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके लिए सच सैर तफरी के लिए कोई मौका नहीं था। दूसरा ये है कि सियाह अट्रैक्ट नहीं होते थे, जो हमारे टूरिस्ट है नेशनल और इंटरनेशनल, उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमने विंटर टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा तो इसमें नेशनल टूरिस्ट के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिज्म का जो ना बड़ा फ्लो रहा। और अब ये कि वहाँ दिन ब दिन अच्छे 5 स्टार्स होटल्स बनने जा रहे हैं और वहाँ फैसिलिटीज़ की सच कोई कमी नहीं है। सबसे सब यकीनी तौर पर जो गैर मुल्की सयाह हैं उन्होंने भी यहाँ का रुख किया होगा। और अनवार, हमें तो इनविटेशन मिल चुका है, मेरे ख्याल से हमें भी जाना चाहिए, छुट्टी अप्लाई कर देनी चाहिए। अच्छा बताइएगा सफदर साहब, जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं आपको, जो लोग ज्वाइन करेंगे या करने वाले होंगे, कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं जो आप समझते हैं कि हरगिज मिस नहीं करनी चाहिए? कौन सा खेल, कौन सा इवेंट मिस ना हो? और खासकर खानों के हवाले से यहाँ के स्पेशल खाने होते होंगे जो बड़े फेमस होते होंगे, वो कौन कौन सी डिशेज हैं, जरा बताइएगा हमें। मैडम एक चीज़ मैं बोल गई, आपने याद दहानी कराया, शुक्रिया। यहाँ खेल के साथ साथ जो गेम्स है उनके साथ साथ हमने वहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हैं और लोकल डिशेस हमने वहाँ पे स्टॉल्स में लगाए हैं। आपको गिलगित बल्तिस्तान गज़र की जो मशहूर डिशेस है वो तकरीबन 20 से 30 तक डिफरेंट डिशेस है, उनसे आप ज़रूर महसूस होंगे। आइए, आप हमारे कल्चर को देखिए और हमारे जो लोकल डिशेस है उनको आप टेस्ट करें। कोई सबसे फेमस, कोई सबसे मशहूर डिश यहाँ की, हुंजा की, गिलगित की, जो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हो? गज़र के अंदर मुख्तलिफ डिशेस है, जैसे कि हमारी अपनी ज़ुबान में उनके नाम है, गो कि उर्दू में ऐसा कोई नाम नहीं है। मसलन मुलीदा है, उसके साथ साथ शुष्प है, रिशुक है, इसी तरह गुलामदी है, इस तरह बहुत सारे डिशेस है। ठीक है। उनको आप आके टेस्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये गोश्त की बनी होती हैं, मटन की होती हैं, क्या होता है? जरा हमारे मुंह में तो पानी आ रहा है, जरा हम जानना चाह रहे हैं।
इसमें डिफरेंट है। इसमें यह है कि कुछ देसी घी से बनते हैं, कुछ घी और दूध से बनते हैं, जिसमें आटा और ये सारी चीज़ें मिक्स करके डिफरेंट डिशेस के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ मैं मेंशन करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान ज़िला गज़र वो एक खिता है जिसको लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है, यानी इतने बेताशा लेक्स अंदर है, गज़र के अंदर है, उसमें दुनिया की सबसे नायाब मछली ट्रोट पाई जाती है। तो इंशाअल्लाह हम आपको ट्रोट भी खिलाएंगे। ठीक है सफदर, ये भी बताइएगा, जब इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं, हम टूरिस्ट की जानिब से भी कंप्लेन सुनते हैं कि इंतजाम ठीक नहीं होते, होटल्स में रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं चीजों को, उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। सेकंड, जो कुदरती हुस्न है वो भी ना खराब हो, लोगों को ये भी अवेयरनेस दी जा रही है कि यहाँ पर गंद ना फैलाएं, इस जगह को साफ सुथरा रखें, इसकी खूबसूरती ऐसे ही बहाल रहे। सर हमारी कोशिश ये है कि हम इस वक्त इको टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, दिगर एनजीओज और होटल एसोसिएशन, हमारी कोशिश ये होती है कि हम इको टूरिज्म पे काम करें, इको टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए हम टूरिज्म को प्रमोट करें। और जहाँ तक टूरिस्ट की शिकवा है, सच हमें आज तक कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई है। गो कि हमारे जो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया गज़र होटल एसोसिएशन हवाले से, उन लोगों का स्पेशल पैकेज है, जो हमारे मेहमान हैं उनको ऐसे इवेंट में वो 50% ऑफ जो है ना वो पैकेज देते हैं कि वो आए, और वो जो एक्चुअल रेट है उससे भी कम रेट में जो है ना उनको रूम्स और दिगर जो है ना फूड प्रोवाइड किया जाता है। बहुत शुक्रिया सफदर अली शिराजी, फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। अनवार, आई एम श्योर आपके भी बहुत ज्यादा जानने वाले होंगे जिनका ताल्लुक गिलगित से होगा, और मेरी भी मुलाकात बहुत सारे दोस्त वहां से हैं। बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, बहुत ही पोलाइट होते हैं। सर पंजाबी हम लोग थोड़े से लाउड समटाइम हो जाते हैं, लाउड ही है, लाउड ही है ऐसे, लेकिन मन के सच्चे हैं, खरे हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान, ये जितना खित्ता प्यारा है, वहाँ के लोग भी उतने ही खूबसूरत हैं। और जो फेस्टिवल की हमने तस्वीर आपके साथ और वीडियोस शेयर की, मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है कि हम भी काश वहाँ पर जा सकें। भी आ गया, प्रॉपर इनविटेशन आ गया, तो हम तो जा सकते हैं। और जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं वो कह रहे हैं जी आप मुझे भी बराए मेहरबानी साथ जरूर लेकर जाइएगा। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमेशा वरना हम रूखी सूखी खबरें कि ये बहरान हो गया, वो बहरान हो गया, तो हमने स्पोर्ट्स के हवाले से भी जरा हम आज होपफुल दिखाई दिए हैं। अब वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है और प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम अच्छी मौसीकी आपके लिए लेकर आए। अनवर, अच्छी मौसीकी हर इंसान का सुनने को दिल करता है, और अच्छी मौसीकी अगर आप सुने तो मिजाज तब्दील हो जाते हैं। बिल्कुल, जो एवरग्रीन गाने हैं वो अगर हम आज भी सुनते हैं तो उतने ही अच्छे लगते हैं जितने हमें पहली मर्तबा में लगते थे। तो मौसीकी को रूह की ग़िज़ा भी कहा जाता है, और लोग बहुत ज़्यादा जो मौसीकी पसंद लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये सेगमेंट है। हमारे साथ स्टूडियो में गुलकार मौजूद हैं, शराफत अली खान बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। शराफत साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। कब ये सफ़र आपका स्टार्ट हुआ और कैसा जा रहा है सफ़र? सर बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है, और ये सफ़र तकरीबन 2003 से शुरू किया था और अब तक माशाल्लाह ये जारी है। अच्छा, आगाज कैसे हुआ? एक्सीडेंटली आना हुआ या शौक था? नहीं, शौक था, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। शौक मुझे था असल में ना पियानो बजाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। यानी मैं चाहता था कि मैं बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट बजाऊं। तो वहाँ से जो है वो दोस्तों ने कहा कि आप इस गज़ल गायकी में आ जाएं, नीम क्लासिकल में आ जाएं, तो क्योंकि हमारा सिलसिला फोक का था, फोक से ताल्लुक़ था हमारा। तो वहाँ ना तो इतने अच्छे शायर थे उर्दू लिखने वाले जो प्रॉपर पंजाबी और उर्दू लिख के देते, तो सराकी शुरू करनी पड़ी हमें। ठीक है, और सराकी गा रहे हैं। ठीक है शराफ साहब, क्या सुनाएंगे फिर आज? मुझे मादरत से एक काफ़ी प्रोग्राम में ना ये डिमांड आ चुकी है कि आप कोई काफ़ी हमें सुनाया करें जो सर सूफी कलाम होता है जी। तो अगर आप कहें तो जी जी ज़रूर ज़रूर। क्या हाल सुनावा दिल दा कोई
महरम राज न मिलदा क्या, हाल सुनावा दिल दा कोई, महरम राज न मिलदा। मुंह धूड़ मिट्टी सर पायो, मुंह धूड़ मिट्टी सर पायो, सारा रंग नमूज वजायुम, कोई पुछण न वेड़े आयुम, कोई पुछण न वेड़े आयुम, उल्टा आलम वेख के खिलदा कोई, महरम राज न मिलदा क्या, हाल सुनावा दिल दा कोई, महरम राज न मिलदा। वाह जी, बहुत क्या आला, बात, बहुत खूब, बहुत खूब। तो खुद से लिखने का भी शौक है या सिर्फ गुलकारी का शौक है? नहीं जी, बस गुलकारी का शौक है जी। लिख तो मैं नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह पाक कोई ना कोई सलाहियत जो एक देते हैं तो दूसरी इंसान से खो लेते हैं। शौक था मुझे लिखने का, लेकिन मुझे बिल्कुल। अच्छा, जदीद म्यूजिक सुनते हैं आज के दौर का? मेरी अम्मा वैसे अक्सर कहती हैं कि बड़ा शोर होता है, और पुराने जो गीत होते हैं, जो गजलें हैं, जो कवाली है, या जो 70s 80s का जो म्यूजिक था, उसकी क्या ही बात है। बातें हैं ये। Exactly. तो आप सुनते हैं जो आजकल का बकौल, जिस तरह से अनवार को शोर नहीं लगता, आपको कैसा लगता है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा म्यूजिक में सुनता ही नहीं हूँ। तो मैंने स्टार्ट भी काफ़ी इसलिए किया है कि ताकि हमारे जितने लिसनर हैं, जो देखने वाले हैं, तो उनको एक हमारे थोड़ा सा कैलिबर का पता चल जाए कि ये किस कैटेगरी के। कौन पसंदीदा गुलकार है आपका? खान साहब को पसंद करता था, नुसरत फतेह अली खान साहब को। आबदा परवीन हो गई, अताउल्लाह ईसा खैलवी फोक में हमारे बेताज बादशाह हैं माशाल्लाह जी। सब इतने बड़े नाम आप ले रहे हैं, यकीनी तौर पर हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड हैं ये तीनों नाम। अगर मैडम नूर जहां की भी बात करें तो आप क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा रियाज करते थे ये लोग, अभी कितनी जरूरत है रियाज की, और उतना ही रियाज आप भी करते हैं, कोशिश करते हैं, क्या रूटीन होती है? देखिए जी, वो तो उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं फील्ड में। मैंने तो एक दफ़ा खान साहब का इंटरव्यू सुना कि उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि फ्रिज का पानी क्या होता है, किस तरह होता है, कितनी ठंडक होती है उसमें। तो हम तो वो कुर्बानी नहीं दे सकते। हम पराठे खा लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं। देखिए, अगर हम उनकी तरह फील्ड में काम करते, उतनी कुर्बानियां देते, उतनी रियाज करते, तो शायद आज हम उनके मकाम पे पहुंच जाते। ठीक है। हाँ, एक और मेरे ख्याल से गीत की फरमाइश कर लेते हैं, सुन लेते हैं। कोई अपना पसंदीदा कलाम कोई आप सामने रखना चाहें, सुनाना चाहें? मेरा अपना एक गाना है, मशहूर गाना है जी, नेहा मुझे ख्वाब चाया माही। जरूर जरूर। नेहा मुझे ख्वाब चाया माही, मैं सुती पहनू जगाया माही, मैं पुछया जो फेरा की में पाही, ख्याल अज मेरा की में आई, नेहा मुझे ख्वाब चाया माही, मैं सुती पहनू जगाया माही। हो पहला ता रज रज के लाए झेड़े, जुदाया वाले मैं किसे छेड़े, हो पहला ता रज रज के लाए झेड़े, जुदाया वाले मैं किसे छेड़े, ते क्यों मैं को भुलाया माही, मैं सुती पहनू जगाया माही, मैं पुछया जो फेरा की में पाही, ख्याल अज मेरा की में आई, नेहा मुझे ख्वाब
बचाया माही, मैं सुती पई नू जगाया माही। जी बहुत आला। और ये जो नबिया इनका ये गाना है, ये टिकटॉक पर बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा। तो ये टिकटॉक के थ्रू भी अब हम देखते हैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है कि अगर आपका गाना या आपकी कोई भी ऐसी चीज है जो शेयर उस तरह से नहीं हो पाती, टिकटॉक एकदम उसको बूम कर देता है। वहां से आपको कैसा रिस्पॉन्स और आप खुद हैं टिकटॉक पर? जी बिल्कुल, मैं टिकटॉक पे हूँ। अच्छा। मजबूरी है क्योंकि जी बिल्कुल, आज के दौर में है कि प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा सोशल, तो ये एक फास्ट प्रमोशन का एक तरीका है। लेकिन ये है कि हम ज़्यादा काम जो है वो यूट्यूब पे करते हैं। यूट्यूब के लिए वो चैनल हमने बनाया शराफत स्टूडियो के नाम से जी, तो उस पर अपनी चीज़ें अपलोड करते हैं जो गाने होते हैं। तो टिकटॉक पे वाकई ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। बिल्कुल। तो अभी जो आज की मौसीकी की, जिस तरह से हमने पहले भी बात की, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन जो गाने, जो तर्ज मौसीकी आपका है वो भी बहुत ज़्यादा इन है। इसमें आप अपना उस्ताद किसे मानते हैं? आपने कहाँ से सीखा? जो ताउला ईसा खिलवी साहब हैं, उनसे कोई इंस्पिरेशन ली आपने? जी, चूँकि हमारे वो, मैं उनको हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि वो हमारे बॉस हैं जी। उन्होंने हमें तरीका सिखाया म्यूज़िक का, एक बैठने का तरीका सिखाया, म्यूज़िक के गाने का, बजाने का तरीका उन्होंने अच्छे तरीके से बताया हमें। तो वो फेवरेट है हमारे, उनको फॉलो करते हैं हम। ठीक है। तो बस यही समझ लें कि वो मेरे नहीं, हम जितने भी हम जूनियर हैं उनके जो उस्ताद हैं। म्यूजिक को समझते हैं, जिनका म्यूजिक से लगाव है और जिस तर्ज का म्यूजिक सुनते हैं, वो उन तमाम लोगों के पसंदीदा हैं जिन जिन शख्सियात का आपने तज़किरा किया है। कौन से आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स हैं? कौन सा नया गीत का नाम आ रहा है? अगर आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें, शेयर कुछ करें जो बोल नया उसके। गाना आपका आ रहा है। अभी लेटेस्ट गाना भी हमने रिलीज किया है जी। मेरे ख्याल में 1 दिन हुआ है उसको। ठीक है। अल्लाह कहते संग ना त्रोड़े। तो जरूर गुनगुना दें जरा थोड़ा सा। अच्छा। लाइव ही सुना दें हमें। वे अल्लाह कहते संग ना त्रोड़े, वे मौला कहते संग ना त्रोड़े, वे हीर तेरा झण दे सदके, ससी ते पुन्नल दे सदके, न कह विच पोन विछोड़े, वे अल्लाह कहते संग ना त्रोड़े, वे मौला कहते संग ना त्रोड़े। जनाब, जबरदस्त। और ये भी टिकटॉक पे हिट हो जाएगा क्योंकि अच्छा गाना है। इसके साथ ही हमें प्रोग्राम में ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक की जानिब हम बढ़ते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया शराफत अली खान बलोच साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बहुत ही खूबसूरत गीत इन्होंने पेश किया हमारी खिदमत में। ब्रेक पे जाने के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक लाहौरियो। तैयार हो जाओ क्योंकि लैंड स्टार की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी और लिविंग एक्सपो होने जा रही है लाहौर में। और इसकी डेट जो है वो है 13, 14 और 15 जनवरी को। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड आप इस इवेंट में जाएं। और एक ऐसी एक्सपो होने वाली है नबीहा जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं। प्लॉट हैं, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स मिलने वाली है उन तमाम प्रोजेक्ट्स के हवाले से। जहां पर भी आप बाइंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप अपनी डेट्स को लॉक कर लें। 13, 14, 15 जनवरी को एक्सपो जाएं और जो लैंड स्टार की जानिब से इवेंट कराया जा रहा है इसको जरूर ज्वाइन जरूर करें। और जो मेहमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन अभी होंगे, इनका मैं तारुफ करवाती हूँ, जो हमें एक्सपो के बारे में बताएंगे। और जैसे अनवार ने बताया कि प्रॉपर्टी के बारे में भी बहुत सारी आप जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो भी मिल सकती है। हमारे साथ जनाब इन कॉन्वर्सेशन है इकबाल टाउन CEO मोहम्मद अब्दुल्ला साहब और तशरीफ रखते हैं मियां अरशद अली SA गार्डन से। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमें एक्सपो के बारे में बताइएगा। 13, 14 और 15 को ये जो एक्सपो मुनक्किद की जा रही है, इसमें आई एम श्योर अब जो अनवार ने खबर अनाउंस की, बहुत सारे लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या क्या इस एक्सपो में हमें मिलेगा?
जी मिस, मैं आपको बताता चलूँ, लैंड स्टार की तरफ से ये प्रॉपर्टी एंड लिविंग एक्सपो है। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो आपकी रोज़मर्रा लिविंग के लिए भी, आपको घर में रहने के लिए या घर बनाने के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो भी इस एक्सपो में है, जो इसका एक्सपोजर 3 गुना कर देती है। मतलब हर तरह के लोग आ रहे हैं जो कि ना सिर्फ अपने घर के लिए बल्कि नई अपकमिंग प्रॉपर्टी के लिए भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ऐसे गार्डन के बारे में हम बड़ी बातें सुनते हैं, बहुत अंदर एक्टिविटीज़ हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी चीज़ें मौजूद हैं, और तमाम ही जो बंदोबस्त है, जो एक सोसाइटी में की पॉइंट्स होते हैं, वो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो उस हवाले से आप लोगों को क्या ब्रीफ करना चाहेंगे? जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ऐसे गार्डन्स हाउसिंग सोसाइटी 2009 का प्रोजेक्ट है, तब से स्टार्ट है। और हमारे पास एक तो जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, पानी, बिजली, गैस, इसके अलावा हमारे पास रेसिंग ट्रैक्स हैं, हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड्स, और मेन जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, हम लोग जीटी रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। 5 to 6 हमारे बुलेवार्ड हैं मेन जीटी रोड के ऊपर, और हमें रिंग रोड और कालाशाह काकू मोटरवे इंटरचेंज भी बिल्कुल हमारे करीब लगता है। ठीक है। तो हमारे जो चेयरमैन और सीईओ साहबान हैं, उनका फर्स्ट डे से एक मोटिव रहा है कि हम लोग अपने जो कस्टमर्स हैं, हम लोग जो टारगेट करते हैं, वो करते हैं हम लोग मिडिल क्लास और लोएस्ट क्लास को, कि हमारे पास कोई भी बंदा जिसकी इनकम बिल्कुल कम है, वो आके हमसे बड़ा इजीली 3 और 5 मरला में जाके, फॉर एग्जांपल अगर आप 3 मरला का प्लॉट चाह रहे हैं और आपकी इनकम बिल्कुल कम है, तो हम लोग 7500 रुपीस मंथली इंस्टॉलमेंट पे भी प्लॉट दे रहे हैं। That's amazing. तो जो हर बंदे की एक पहुंच में आ जाता है। तो हमारे जो चेयरमैन और सीईओ साहब हैं, अगर आप वहाँ पे जाके जो उनकी निगरानी में डेवलपमेंट है उसको देखें, तो किसी भी अच्छी सोसाइटी जो पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनसे आपको डेवलपमेंट हमारी बुरी नज़र नहीं आएगी। जैसा कि आपने भी बोला कि 2009 से इसका आगाज हुआ है, अनवार आप इस बात के विटनेस हो गए, और हम भी तमाम लोग, कि ऐसे गार्डन्स ने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा रिकग्निशन या लोगों का जो ट्रस्ट आया है, बिल्ड किया है यहाँ पर, वो एक तो उसकी वो क्या ऐसा जादू किया, क्योंकि घर बनाना हर एक का ख्वाब होता है, और आजकल इस तरह से महंगाई इतनी ज्यादा है, लोग क्वालिटी लाइफ भी चाहते हैं। तो क्या बाकी सोसाइटी से डिफरेंट आप ऐसा कर रहे हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर हम क्वालिटी लाइफ को बात करें, तो ऐसे गार्डन हाउसिंग सोसाइटी इस पाकिस्तान में मौजूद सोसाइटीज़ में से शायद वाहिद होगी जिसमें मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिंड रेस्टोरेंट, ये आपको इसी सोसाइटी में मिलते हैं। जी। इसके अलावा हमारे पास रेसिंग ट्रैक्स हैं, हमारे जो मेन बुलेवार्ड्स हैं, पार्क्स हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं। हमने अपनी जो एमेनिटीज़ हैं इस कदर बढ़ाई हुई हैं कि कोई भी सोसाइटी को कस्टमर विजिट करने के जाते हैं तो उनका दिल करता है कि हम यहाँ पे रहें। इसके अलावा जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोएस्ट क्लास हैं, स्कूल कॉलेज, हमारे पास बीकन हाउस स्कूल बना हुआ है, हमारे पास एजुकेटर स्कूल है, इवन के ऐसे गार्डन्स में गवर्नमेंट स्कूल्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं। एमेनिटीज़ के लिहाज से हमने हर वो चीज़ प्रोवाइड की हुई है जो किसी सोसाइटी में नहीं, किसी सिटी में आपको चाहिए। कि आप किसी शहर में रह रहे हैं तो आपको जो जो चीज़ें वहाँ पे चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गार्डन्स में वो मौजूद है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, जैसे अभी अरशद साहब कह रहे हैं, एक तो उन्होंने वो एक जो इंस्टॉलमेंट बताई है, यकीनी तौर पर वो बहुत ही अफोर्डेबल है। ठीक है, और जिस तरह से एमेनिटीज़ का वो जिक्र कर रहे हैं, इकबाल गार्डन की हम बड़ी धूम सुन रहे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि धड़ाधड़ बेची जा रहे हैं बस? जी अनवार, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे गार्डन के हमसाए हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया इकबाल गार्डन 2020 से जी, और अभी हमें सिर्फ कलील 2 साल का अरसा हुआ है। हमने 3 ब्लॉक्स डिलीवर कर दिए हैं। हमारी इंस्टॉलमेंट 6500 थी, जो कि 7500 से 1000 आपको बीट कर ऑब्वियसली मार्केट में रहने के लिए तो हमें सबसे लोएस्ट होना पड़ा। लोकेशन भी मैटर करती है। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं भाईजान, ये मोटरवे का लिंक रोड है, बिल्कुल हमारे बाउंड्री पे GC यूनिवर्सिटी है, अपोजिट साइड पे UT यूनिवर्सिटी है, लेफ्ट साइड पे आप देखें पंजाब जुडिशल एकेडमी है जहाँ पे सारी ब्यूरोक्रेसी आएगी। 7 मुल्क की बड़ी नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, 2 बड़े हॉस्पिटल हैं और गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इदारे हैं जी। सामने बिल्कुल मोटरवे है और लाखों आई बॉल्स डेली हमें दिखते हैं, तो इसी वजह से हमारी ज़्यादा धूम है क्योंकि मेन मोटरवे का फ्रंट लगता है। ठीक है, तो किस तरह से लोगों का भी एक ट्रस्ट डेवलप किया जाए इन सोसाइटीज़ को लेकर? आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज रहे हैं, स्कैम्स रहे हैं, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस हवाले से बड़े एक्टिव रहे हैं, लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। तो ये जो पॉइंट है ये डिस्कस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं? ट्रस्ट लेवल किस तरह से आप लोगों ने फिर अपना डेवलप किया? अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान में बड़ा फुकदान है कि आप बिजनेस को इसको आप एक कंसर्न या आप इसको रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं बना सके रियल एस्टेट को।
ये अभी भी ओपन है, कोई असूल नहीं है, ट्रेड के कोई असूल नहीं है, बेचने का असूल नहीं है। गवर्नमेंट को इसको करना चाहिए। जैसे दुबई में रीरा है, रियल एस्टेट रेवेन्यू अथॉरिटी है, तो वो देखती है सारे रियल एस्टेट के ऑपरेशंस, तो स्कैम्स नहीं हो पाते। ठीक है। हमारे इसीलिए एक तो जिनके पास जमीन है वो रियल एस्टेट डेवलपर बन जाते हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे डेवलपर्स का बड़ा फुकदान है और 20-20 साल से 25-25 साल से लोग डिलीवर नहीं कर पाते, टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते, उनको बेचना नहीं आता, उनको बताना नहीं आता, उनको बनाना नहीं आता। तो इसमें पढ़े लिखे लोगों की बड़ी कमी है। ठीक है। जैसे हम इकबाल गार्डन में अब हम ATV ट्रैक भी लेके आ रहे हैं लोगों के लिए। ठीक है। गो कार्ट रेसिंग लेके आ रहे हैं, पेंट बॉल, कभी लाहौर में बड़ा नाम होता था भट्टा चौक पे, तो पेंट बॉल एरिया लेके आ रहे हैं। हमने 3 ब्लॉक डिलीवर कर दिए हैं, लोग अपने घर बना रहे हैं। कहीं पर लोगों को बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, सारी चीजें आपको ये विद इन 2 ईयर्स हम डिलीवर कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ा हमारा जो मेरा मोटिव है कि आपने रियल एस्टेट का बिजनेस करना है, आप इसमें 90% खिदमत खल्क का जज्बा रखें, 10% प्रॉफिट रखें, अपना मार्जिन कम करें। तो हमने जो 3 साल में लोगों को किस्तों में प्लॉट बेचे, हमने 2 साल में डिलीवर कर दिए। लोग अब ये मानते हैं, ये चाहते हैं कि अपने घर में बैठ के इंस्टॉलमेंट दें। ठीक है। तो हम उस ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। लोकेशन कितनी आइडियल है, जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया कि GT रोड के बिल्कुल करीब है। अनवार लोग चाहते हैं कि रिंग रोड भी करीब पड़े, कहीं ट्रैवल करना है, शहर से बाहर जाना है, तो लाहौर से बाहर निकलते हुए तकरीबन 1 घंटे का सफर लग जाता है। तो अगर ऐसे में GT रोड आपके पास होगी, रिंग रोड बिल्कुल करीब होगी, तो आप एयरपोर्ट भी रिंग रोड के थ्रू पहुंच सकते हैं। GT रोड है तो आप शहर से भी बाहर जा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा क्लिक करता है पॉइंट लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग अभी जैसे हम भी घर से अपने कहीं भी जाते हैं, तो आप बाजार जाना हो तो आपको 30-40 मिनट लगते हैं। तो हम उधर अपनी सोसाइटीज में ही ऐसी फैसिलिटीज देंगे कि लोगों को बाहर कहीं जाना ही ना पड़े। अगर आउट ऑफ सिटी जाना है, लाहौर के 3 मेजर शाहराहें जो हैं वो आपको कनेक्ट हो रही हैं, मोटरवे, रिंग रोड और GT रोड। यहीं से लाहौर सियालकोट मोटरवे भी चढ़ता है, यहीं से लाहौर कराची मोटरवे भी है, लाहौर मुल्तान मोटरवे भी है। तो हम एक जंक्शन में हैं। लाहौर की एंट्री होती थी कभी रावी रोड, लेकिन अब आप रावी रोड जाने का सोच भी नहीं सकते। तो अब लाहौर का जो नया एंट्री है वो काला शकाकू है। ठीक है। और काला शकाकू में इसी एंट्री पॉइंट की वजह से काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इसकी काफी स्पीडी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा साहब, अभी ये जो एक्सपो होने जा रही है इसको किस तरह से देख रहे हैं, कितनी हेल्पफुल है उन तमाम लोगों के लिए जो ये तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं? वहां पर आपके प्रॉपर स्टॉल्स होंगे, आपकी टीम मौजूद होगी, उनको गाइड करेगी और लोगों का जो एक ट्रस्ट लेवल है वो बिल्डअप करने में उनको मदद मिलेगी, उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलेगी। जी बेसिकली सर ये लैंड स्टार के प्लेटफॉर्म से एक्सपो है 13, 14, 15 जैन को, और ऐसे गार्डन इसमें टाइटल स्पॉन्सर है। बेसिकली अगर हम इसको देखें तो काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं हाई राइज के भी जो यहाँ पे आ रहे हैं, और लोग यहाँ पे कोई भी कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होएगा। ठीक है। ठीक है। और 3 दिन में आप मुख्तलिफ स्टॉल्स को विज़िट करते हैं, आप अपना डेवलपर्स को भी मिलते हैं, जैसे अब्दुल्ला भाई है, ऐसे गार्डन्स हैं, और बाकी भी दूसरी सोसाइटीज़ हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, उनके CEOs, उनके सेल्स हेड, उनके सारे एडमन्स, वहाँ पे आपको सारी मैनेजमेंट मिलती है। आप फेस टू फेस बैठ के उनके साथ मीटिंग करते हैं, आप उनकी सोसाइटीज़ के मतलब पूछते हैं, आप कोई चीज़ बाय नहीं भी कर रहे तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, हम पहले देखते थे जो एक्सपोज हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती थी, लिविंग से रिलेटेड होती थी, पहले लोगों को ये देखने के लिए बाहर के मुल्कों में जाना पड़ता था, पाकिस्तान में रुझान नहीं था। अब ये ट्रेंड चल पड़ा है, इस ट्रेंड को एक तो कैसा देख रहे हैं, और ये भी सुना है कि बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं आप तो। बेसिकली ये ट्रेंड सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि आप हमारे प्रोजेक्ट को विजिट किए बिना आप अपने शहर में, अपने करीब एक एक्सपो सेंटर में आप आके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और लाहौर के इर्द गिर्द के बल्कि पूरे पाकिस्तान से प्रोजेक्ट एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। एक क्लाइंट एक ही दिन में निकलता है, 2 घंटे में वो सारे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लेके आ जाता है। फिर उसके लिए बेस्ट उसे जो लगता है वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता है। और जैसा कि गिफ्ट्स आपने कहा, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह लैंड स्टार के ताबून से हम सारे गिफ्ट्स को इंशाल्लाह स्पॉन्सर करेंगे। जिस तरह से मार्केटिंग की जा रही है और सबको मतलब आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा रश होने वाला है, बहुत बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर बहुत ज्यादा वो की जा रही है, इसको मतलब काफी हाईलाइट किया जा रहा है। इस तो पहले भी इस तरह की एक्सपोज हो चुकी है, पहले लोगों का क्या फीडबैक आया, आप लोगों को क्या लगता है कि जो पहले एक्सपोज हुई हैं उनसे मजीद कितनी मदद मिली है इस इंडस्ट्री को बूम होने में? क्योंकि अगर हम मौशी हालात की भी बात करें तो अभी हम देख रहे हैं कि एक डाउनफॉल रियल एस्टेट सेक्टर में भी चल रहा है।
पहले भी एक्सपोज हो चुकी हैं, लैंडस्टार की ये पहली एक्सपो है लेकिन दे आर डूइंग गुड। जो पहले एक्सपोज हो चुकी हैं डिफरेंट कंपनीज करवाती हैं और लोग हर एक्सपो पे ही आते हैं। बेसिकली लोगों को थोड़ी सी एंटरटेनमेंट और थोड़ा सा इन्फोटेनमेंट चाहिए होती है कि संडे सैटरडे वीकेंड पे कहीं ना कहीं निकलें, कोई इन्फोमेंट भी मिल जाए और आपको थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी मिल जाए। एक्सपो एक बेहतर प्लेटफॉर्म बन जाता है। दूसरा जो हम प्रेजेंट करते हैं, हम भी लकी ड्राज अपने स्टॉल पे ही रखते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किसी का भी लकी ड्रॉ निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एनीवन कैन कम। आप मतलब लोगों को एंटरटेन भी करते हैं और उनको इंफॉर्मेशन भी देते हैं। दोनों सबसे चीजें कीमती क्या चीज निकलेगी जरा देखने वाले इस वक्त आपको क्या सबसे कीमती गिफ्ट मिलने वाला है लोगों को? सबसे कीमती तो एक प्लॉट होल्डर को यही होता है कि मैं मतलब गाड़ी पे चला जाऊं। वाह, तो प्लॉट भी है और गाड़ी भी है। ठीक है, जबरदस्त। तो आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सोसाइटीज को लेकर कि लोगों को क्यों ये जो तमाम सोसाइटीज़ में है लोग शिफ्ट हों? जिस तरह से अगर हम लाहौर की बात करते हैं, लोगों की जो रूटीन रही है गली मोहल्लों में रहने की हुई है, या अगर एलीट सोसाइटी है वो डिफेंस की तरफ अपना रुख करती है, ये सोसाइटीज़ उस टैबू को किस तरह से चेंज कर रही है? एक्चुअली हम लोग सर कहीं भी रह रहे होते हैं, हम सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी को और हमारे जो बच्चे हैं हम उनकी परवरिश को देख रहे होते हैं, हम अपने लिविंग स्टाइल को देख रहे होते हैं। तो जब आप किसी भी एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट होते हैं तो आपके बच्चों को एक तो सिक्योरिटी मिल जाती है। आप बेशक आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहे हैं, आपका घर यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपकी फैमिली रह रही है, आपको ये पता है कि यार मेरी फैमिली सिक्योर है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉपर है। ऐसे गार्डन में 24 आवर सिक्योरिटी है, कैमरास लगे हुए हैं, गार्ड्स चक्कर लगा रहे हैं, मेरी फैमिली सिक्योर है। आप फैमिली के साथ भी आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गए हैं तो आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर है। ठीक है। सोसाइटीज़ में दूसरा सर ये होता है कि लिटिगेशन नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी होती है, आपको एक पूरा सिटी एक सोसाइटी के अंदर मिल जाता है, आपके बच्चों की एजुकेशन होगी, मेडिकल हो गया, सारी चीज़ें आपको एक सोसाइटी में जब मिलती हैं तो आपको फिर डेफिनेटली सोसाइटी में शिफ्ट होना पड़ता है और ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स के हवाले से भी कुछ प्लानिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, हमारे पास टाउन हाउसेस हैं, प्रीमियम्स के नाम से हमने टाउन हाउसेस निकाले हुए हैं। कितने साइज से स्टार्ट होते हैं? मैम ये अराउंड 4 to 5 मरलास होते हैं, हमारे पास 5 मरला के हैं जो कि हम लोग 4 साल एक साल पे दे रहे हैं और हम उसका जो पोजेसन है वो विद इन 2 years। अच्छा, और ये प्लान अभी पब्लिक हो चुका है? जी ये पब्लिक हो चुका है। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करें, सबसे ज्यादा रेमिटेंस वो हमें भिजवाते हैं और मेरे ख्याल से रियल एस्टेट की मद में ही सबसे ज्यादा पैसा बाहर से आता है। लोगों की कोशिश होती है कि पाकिस्तान में उनके एसेट्स हों, प्रॉपर्टीज हो। ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं आप लोग? ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जी हमने ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया है, जिसमें हम उनको मिनी गोल्फ जैसी सहूलत दे रहे हैं, लेक व्यू कमर्शियल है, लेक पार्क है, थीम पार्क है, जू है और इसी तरह की एमेनिटीज़ दे रहे हैं। उसमें हमने एक फीचर उनके लिए स्पेशल रखा है कि मिनिमम रोड 30 फीट से उठा के 40 फीट कर दिया है। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट लोगों को 30 फीट होती है, हमने उसमें रोड ही 40 फीट दे दिया है ताकि उनको एक एक्स्ट्रा वगैंजा लिविंग स्टैंडर्ड मिले ओवरसीज़ को। इस तरह से हम उनको कर रहे हैं। दूसरा, हम भी डिजिटल हो रहे हैं, हम अपार्टमेंट्स अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। फिर हम अब अपकमिंग एक और प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक का, तो वो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। सो प्राइसेस आर गोइंग टू बी हाई? ऑब्वियसली, ठीक है। इस तरह की एमिनिटीज के साथ फिर पैसे भी बढ़ जाएंगे, प्राइसेस ऑब्वियसली ठीक हो गया। ठीक हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया सीईओ इकबाल गार्डन मोहम्मद अब्दुल्ला और मियां अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया था। ऐसे दोनों का बहुत शुक्रिया। और ये एक्सपो होने जा रही है 13, 14, 15 जनवरी को, तो वहां पर जाकर ये सिर्फ रियल एस्टेट से ही रिलेटेड नहीं है बल्कि जो हमारा एक लिविंग स्टाइल है वो तमाम चीजें भी इसमें मौजूद हैं। आई एम श्योर बहुत ही एंटरटेनिंग होगा, जो लोग इसको ज्वाइन भी करेंगे। और इसके साथ ही अनवार प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।